अभी क्या हाल है तुम्हारे? थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम रमनदीप सिंह है। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर. Along with this, I have done MBA in Finance and Marketing from Symbiosis University Pune. Along with this, I have done BCom from Delhi University, MCom from IGNOU. साथ में PhD अभी परसुइंग है. साथ में मैं इंडिया टीवी, जिंदल स्टील्स, अमरपाली बिल्डर्स का लीगल एडवाइजर रह चुका हूँ. अच्छा, अगर आपने कनॉट प्लेस में अगर रेस्टोरेंट देखे हो, ये जो कनॉट प्लेस में भी थे इनकी ब्रांचेस, अगर खान मार्केट की तरफ देखे हो, ढाबा बाय क्लैरिटीज, मामा गोटो रेस्टोरेंट, इस ग्रुप का मर्जर मैंने अपने हाथ से कराया था. तो ये छोटी सी क्वालिफिकेशन है मेरी. मैं सीएस के अंदर ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे कंपनी लॉ में, सीएस एग्जीक्यूटिव में. ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स थे सीएस फाइनल में. दोनों टाइम ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ सीएस के अंदर. तो बस ये छोटा सा इंट्रो था मेरा. स्टार्ट करते हैं लॉ के बारे में. तुम लोगों को बहुत कुछ पता है, तुम लोग फाउंडेशन में लॉ पढ़ के आए हो, और मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम लोग नील बटा सन्नाटा हो, क्योंकि मैं हल्की सी भी प्रिजम्पशन लूंगा ना कि मेरे को अगर ये लगा कि बच्चे को आता होगा, तो उसमें से मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट ऐसे हों जिसको आता हो. बहुत सारे इसमें से मेरे जैसे होंगे जिनको भी पिछले महीने जो पढ़ा वो भी नहीं याद होता. तो उनको फाउंडेशन वाला तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे को हालात पता है अपने. इन दोनों भाइयों की शक्ल देख के समझ आ रहा है ये वाली कैटेगरी वाले हैं. तो ये हमारी कैटेगरी वाले है ना? सही बोल रहा हूं? अच्छा, कोई डायरेक्ट एंट्री वाले पे सारे फाउंडेशन अभी क्वालिफाई करके आए. आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो, आप भी डायरेक्ट एंट्री, आप भी डायरेक्ट एंट्री. तो आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से लॉ का वो जो बीकॉम में पढ़ा हुआ उसको तो मैं भूल जाऊंगा, तो टाइटैनिक की स्टोरी लिखते हैं वहां तुम, है ना? तो वो तो मैं गिनूंगा भी नहीं. वो तो किंग चैंपियन तुम लोगों ने पढ़ी होगी. वो दुक्की आती है, 10-30 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 10 पेलने होते हैं, वही वाले में से काम हो गया होगा. ऐसे ही था ना? चलो छोड़ दो फिर, वो तो उसको तो मैं गिन ही नहीं रहा. फिर आते हैं अपने वाले बच्चे जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है. ये है थोड़े से वो वाले बच्चे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है. ज्यादा की उम्मीद तो मैं तुम्हारे से भी नहीं कर रहा, लेकिन चलो शुरू करते हैं. आज की क्लास में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा कि ऑफिशियली कौन सा पहला चैप्टर है, मैं उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा. पहले तुम्हारे कोर्स के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि तुम्हारे कोर्स में क्या क्या है. देन फिर बात करेंगे लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है. जो तुम लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ रखा है, कितना सही कितना गलत आज चेक हो जाएगा. नहीं भी आता हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है ना, तो यहाँ सारे एक बराबर हैं. चलो 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 शुरू करते हैं, हे भगवान का नाम लेके. चलो, सीए इंटर लॉ. चलो, सीए इंटर लॉ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपका कोर्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. इसके अंदर अगर हम आपसे बात करें तो आपका 60 मार्क्स का है कंपनी लॉ. कंपनी लॉ है इसका अंदर आपका 60 मार्क्स का. एंड अदर लॉज, ये हैं आपके 40 मार्क्स के. एक तो मेरी 40 मार्क्स. चलो जी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो मैं बोल रहा हूं कंपनी लॉ 60 मार्क्स, अदर लॉ 40 मार्क्स, तो आप लोगों के लिए जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो अदर लॉ वाला पोर्शन होगा, क्योंकि इसमें 4 ही चैप्टर और 40 मार्क्स के हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर 10 नंबर की वेटेज कैरी करता है. अच्छा, मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पेपर एक चैप्टर 12 नंबर का है तो दूसरा 8 का आ जाए. मतलब ऑन एंड एवरेज लेकिन हर पेपर 10 नंबर की वेटेज रखता है, जिसके अंदर आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने जो फाउंडेशन क्वालिफाई करा वो उसमें जो लॉ था वो 60 मार्क्स का लॉ 40 प्लस बी इंग्लिश वाला था, वो लगा 100 मार्क्स का लॉ वाला करा है. 100 का लॉ वाला करा है. तो उसमें आप लोगों ने एलएलपी एक्ट पढ़ा है, लेकिन वो बहुत टुच्चा सा पढ़ा है, शुरू होते ही खत्म था वो. मेरे ख्याल से जहां तक एलएलपी के आपने इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ लिया होगा, उसके अंदर कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या है, एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मेरे ख्याल से एलएलपी के नेम रिजर्वेशन तक पढ़ा होगा आप लोगों ने, यही तक पढ़ा था ना उसके अंदर. तो यहाँ पे 10 मार्क्स का एक एलएलपी का ही चैप्टर वो एडवांस लेवल है, मतलब उसी का एडवांस लेवल है डिटेल के अंदर. तो अगर मैं आपको मान के चलूं फाउंडेशन में, अगर हम कंपनी लॉ की शुरुआत करें, कंपनी लॉ के बारे में पहले बात कर लेता हूं. कंपनी लॉ में टोटल में जो सेक्शंस हैं हमारे इंडिया के अंदर वो है 470 सेक्शंस है टोटल में. लेकिन जो आपका कोर्स है उसके अंदर जो आपको सेक्शंस पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 1 से लेकर 148 तक बस. तो सीए इंस्टीट्यूट ने आपको रियायत दे दी. अच्छा, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको पढ़ाए जाते हैं फाउंडेशन में. आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा, उसमें वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर,
इफेक्ट ऑफ एमओए सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9, आपने 10 तक पढ़े थे वो। उसमें एक गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन था, आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया गया था, वो सेक्शन 10 में तो नहीं आता, वो 455 है, लेकिन वो भी आपको पढ़ाया गया था। निजी कंपनी का भी एक इंटर दिया गया 406 के अंदर, वो भी थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा। वो जो आपको पढ़ाया गया ना, आप समझो कि फाउंडेशन में था 1 से 10, इंटर में 1 से 148, इसका मतलब 0 से दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों ने फाउंडेशन नहीं भी पढ़ा वो भी 0 से ही पढ़ोगे। मतलब मेरे कहने की सेंस है कि डायरेक्ट एंट्री वालों को डरने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको भी मैं दिखा दूंगा कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे जाकर बढ़ते जाएंगे तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आता जाएगा। 1 से लेकर 148 तक, अच्छा ये तो हो गए सेक्शंस आपके 1 से लेकर 148 तक जो मैंने तुम्हारे को बोला कंपनी लॉ में सीक्वेंस वाइज है। प्लस ना इसके अलावा ना आप 25 से 30 सेक्शंस ऐसे पढ़ोगे जो इस 1 से 148 की सीरीज में नहीं आते लेकिन एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा मार्जिन है कि जो आपको ये भी पढ़ने हैं। अब ये 25-30 सेक्शन कौन से, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, 455 गवर्नमेंट कंपनी दोबारा आएगा, क्या वो 1 से 148 की सीरीज में आ रहा है? नहीं आ रहा। 406 निधि कंपनी दोबारा पढ़ोगे, क्या भाई आ रहा है? नहीं आ रहा। सेक्शन 381 फॉरेन कंपनी के प्रोसीजर्स वाइज है। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, फाउंडेशन में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी। 380 से लेकर 390-92 तक के सेक्शन है जो अब पढ़ेंगे, लेकिन वो तो 1 से 148 की सीरीज में आ ही नहीं रहे। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 1 से लेकर 148 तक तो 1 गो में चलेगा, प्लस इसके अलावा 20-25 सेक्शन हमारे को एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं। तो मतलब मोटा मोटा हम मान के चले तो 170 के सेक्शन आसपास आपको पढ़ने। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक फाउंडेशन में थे, 1 से लेकर 148 तक आप इंटर में पढ़ रहे हो, 149 से 470 फाइनल में। तो ले देखे कंपनी लो पढ़ना तो पूरा ही है। आपको 3 पार्ट में इन लोगों ने बांट दिया कि चलो भाई एक बार में बच्चे के ऊपर पूरा प्रेशर ना आए। तो ये था कंपनी लॉ की हायरार्की। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से अदर लॉस की। अदर लॉस के अंदर मैंने आप लोगों को भी बताया कि कितने चैप्टर हैं, 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है आप लोगों का एलएलपी एक्ट 2008। ये लोग आप ये वाला एक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फाउंडेशन में, लेकिन एडवांस लेवल है। सेकंड है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। अच्छा, मैं स्टैच्यूट्स बोल रहा हूं, स्टैच्यू नहीं बोल रहा। स्टैच्यूट्स शब्द सुना कभी? ये वो वाला नहीं है स्टैच्यू, वो नहीं है। सुना है कभी ये वर्ड? है मेरे भाई? स्टैच्यू का मतलब लॉ ही होता है, करेक्ट, लेकिन ये एक वाइडर टर्म है। अब इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना मानो कि लॉ ही होता है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज मींस व्हाट? लॉ को पढ़ने की कला सिखाई जाएगी। तो मैं नहीं लगता सीए इंस्टीट्यूट गलती कर गया, ये फाउंडेशन में पढ़ा देनी चाहिए थी। मतलब फाउंडेशन में तुम्हारे को इतने सारे एक्ट पढ़ा दिए, उसके बाद बोल रहे हैं लॉ पढ़ना कैसे सिखा देते हैं, और लॉ पढ़ा कर दिया फाउंडेशन में, उसको पढ़ने की कला कहां सिखाएंगे? इंटर में। पहले ये सीए फाइनल में पढ़ाते थे, इनको बाद में लगा यार हम तो गलत कर रहे हैं, 2 लेवल में बच्चा लॉ पढ़ के आया, उसके बाद उसे सिखाते लॉ पढ़ना कैसे सीख ले, तब तक उसको उसकी जरूरत ही नहीं होती। इसमें आप क्या सीखोगे मैं तुम्हें बताऊं। इसमें आप सीखोगे कि मे और शेल में डिफरेंस क्या होता है। मे मीन्स ऑप्शनल, शेल मीन्स मैंडेटरी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार मे को शेल पढ़ेंगे, शेल को मे पढ़ेंगे, ऐसा सुना है कभी? ये सिखाएंगे तुम्हारे को। कई बार ऐसा होगा कि जहां पे लिखा मे है लेकिन मे को मे नहीं पढ़ना, शेल पढ़ना है। एक एग्जांपल लेके बात करें, उन बच्चों से बात करूंगा जो फाउंडेशन पढ़ के आए, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री वालों से मैं उम्मीद नहीं कर रहा, थोड़ी सी फाउंडेशन वालों से बात करते हैं। आप लोगों ने, जिन लोगों ने फाउंडेशन करा, आप लोगों ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, और ओपीसी में 1 ही मेंबर चाहिए होता है 1% कंपनी में, और वो मिनिमम मैक्सिमम 1 ही होता है, क्योंकि ओपीसी में 1 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। पढ़ा था वहां पे। इसका सेक्शन था सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, वहां पे लिखा हुआ था अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस by 7 or more members in case of public company, 2 or more members in case of private company, और 1 member in case of 1% company। ये सेक्शन 3(1) की वर्डिंग थी, याद है? A company may be formed for any lawful purpose। मेरा एक क्वेश्चन है, वहां पे क्या लिखा है? May be formed। और जब भी हम पढ़ते हैं may means optional। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक पब्लिक कंपनी हम 7 लोगों से बना रहे हैं, बनाई 4 दिन बाद हटा दी, 7 में से 2 बंदे निकाल दिए, 5 ही रख दिए, क्या सही है? पब्लिक कंपनी चलती रहेगी? क्यों? वहां पे लिखा है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। बनानी इतने से, वहां पर लिखा है मे बी फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड, चलानी भी इतने से लिखा है। वहां पे ऐसा लिखा था मे बी फॉर्म्ड एंड कंटिन्यूड, या खाली इतना लिखा था मे बी फॉर्म्ड?
बनानी इतने से है, कहां लिखा जलानी भी इतने से है? नहीं लिखा था ना। सोचने वाली बात है। चलो, इसका मतलब अच्छा, वहां पे एक चीज और लिख दिया, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। अच्छा, मे बी का मतलब होता है मे बी और मे बी नॉट। तो क्या लॉफुल, क्या इसका क्या कंपनी अनलॉफुल के लिए भी बन सकती है? नहीं बन सकती। हेयर मे शेल बी रीड एज शेल। यहां पे मे को मे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? शेल पढ़ना है। अगर हमने मे को मे पढ़ लिया और उसको ऑप्शनल मान लिया तो फिर लॉफुल बनाना तो चॉइस हो गई, और इंडिया में अनलॉफुल कंपनी तो बनना अलाउड ही नहीं है। तो यहां पे मे को मे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? तो ये तरीका है पढ़ने का, अब इस धीरे धीरे सिखाएंगे। अच्छा चीज होती है, इसको हम बोलते हैं, दो तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है, एक होती है लिटरल, एक होती है लॉजिकल। लिटरल मींस जो लिखा है एज इट इज समझ लिया। लॉजिकल मींस शब्दों के परे जाना है और चीजों को एनालाइज करना है। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें उस लाइन की, लिटरल मींस एज इट इज, तो वहां पे लिखा था कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो मे बी का मतलब होता है मे बी और मे बी नॉट। तो हम कंपनी लॉफुल के लिए बना भी सकते हैं और नहीं भी, चॉइस है। लेकिन अगर हम अनलॉफुल बना देंगे तो लॉ की वायलेशन हो जाएगी। तो हम उसे लिटरल इंटरप्रेट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? लॉजिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं। इससे एक और एग्जांपल देता हूं, लिटरल लॉजिकल का एक और बेटर क्लियर होगा। ये सब चीजें तुम यहां सीखोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में। ये वर्ड सुना है कभी, सप्तपादी? सप्तपादी वर्ड सुना है कभी? लीगल वर्ड है। वैसे ये हिंदू लॉ का वर्ड है। इसका मतलब होता है सात फेरे, जो शादी के टाइम पे लिए जाते हैं, सात फेरे, दैट इज कॉल्ड सप्तपादी। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसमें भी एक कला है। हिंदू लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि सप्तपादी शुड बी अराउंड फायर। ऐसा ही होता है, बीच में अग्नि लगाई जाती है और सात फेरे करवाए जाते हैं। तो एक काम करते हैं, दो सिगरेट लेते हैं, जलाते हैं, धुआं निकलेगा, बंदे को बोलते लगा फेरे, और पीछे गाना बजाते हैं डीजे वाले बाबू। भाई लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो सप्तपादी शुड बी अराउंड फायर कर दी ना, अराउंड फायर। वायलेशन थोड़ी करिए लॉ की। तो जो लॉ मैंने बोला था हमने तो कर दिया। लिटरली अगर हम ऐसा करेंगे तो वायलेट हो गया। हम यहां पे क्या कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, रिवाज जो शुरू से चलते आ रहे हैं। रिवाज में क्या होता था कि भाई प्रॉपर पंडित जी आएंगे, प्रॉपर फेरे होंगे, वो बोलेंगे, सब कुछ ऐसे होगा। ये लॉ में नहीं लिखा, वहां तो सिर्फ इतना लिखा सप्तपादी शुड बी अराउंड फायर। लेकिन स्टिल हम क्या फॉलो कर रहे हैं? कस्टम्स, रिवाज फॉलो कर रहे हैं। अगर हम उसे लिटरली इंटरप्रेट करें तो आग तो हम कैसे भी लगा सकते हैं, पेट्रोल डाल के लगा दें। पेट्रोल डालते हो ट्रैक्टर के अंदर, ये देसी घी डलता है, इतना तो समझते हो। इसका मतलब ये ना, कहां लिटरल इंटरप्रेट करना है, कहां लॉजिकल इंटरप्रेट करना है, ये आपको इस जगह सिखाया जाएगा। किस जगह सिखाया जाएगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। समझ आ रही? अच्छा, कई बार ऐसा लिखा होता है लॉ के अंदर, अगर इस बंदे ने गलत काम करा, ही शैल बी पनिशेबल टू सो एंड सो पेनल्टी। अब वहां पे ही लिखा है, शी तो लिखा नहीं। तो अगर औरत गलत काम करेगी तो सजा नहीं होगी? लेकिन वहां तो ही लिखा है, लिखा है। तुमने कई बार देखा होगा, तुमने जितने मर्जी लॉ पढ़े वहां पे ही को फोकस करते हैं वो। ही शैल बी लाइबल टू imprisonment of 6 months, he shall be liable to penalty of 5 lakh। शी गायब है, ही शी पे हाँ वापस आते हैं। तो वहां पे जगह जगह ही को टारगेट किया जाता है, शी तो होती नहीं। तो अगर मान लो शी ने कुछ कर दिया तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो हमारा इसी का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज का एक दूसरा एक्ट है इंडिया में, इसी की एक्सटेंशन बोल लो इसको, इसी का एडवांस लेवल वर्जन है, वो है जीसीए एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये बोलता है ही इंक्लूड शी, जहां जहां ही होगा वहां पे शी ऑटोमेटिक कवर होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जेंडर स्पेसिफिक लॉ के लिए वर्ड नहीं है ही इंक्लूड शी, जनरल लॉज के लिए। अब जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कोई प्रेगनेंसी का लॉ है लेडी के लिए, तो वहां पे शी इंक्लूड ही नहीं हो जाएगा, वहां पे औरत ही प्रेग्नेंट होगी, आदमी प्रेग्नेंट नहीं होगा। इतनी बात समझ आती है ना? अच्छा, कोई ऐसा लॉ जो सिर्फ मेल स्पेसिफिक है, जहां पे अगर मान लो कोई मेल के सेक्सुअल क्राइम को लेकर लॉ है, तो वहां पे ही इंक्लूड शी नहीं होगा। मतलब मेरे कहने की सेंस है, जो हमें लगता है जनरल लॉ, जैसे कंपनी लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, धंधा और कोई करता है, तो जहां जहां यहां ही होगा यहां इंक्लूड शी होगा। लेकिन जो जेंडर स्पेसिफिक लॉ होंगे, फीमेल को लेकर और मेल को लेकर, वहां पे ही इंक्लूड शी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। पक्का बात समझ आ रही? तो ये जो ही इंक्लूड शी है, ये सब कहां सिखाया जाएगा? जीसीए में, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। अच्छा, यहां पे भी इंटरप्रिटेशन की कला ही है। तो कुछ कला कहां सिखाई जा रही है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में। वहां कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं, यहां कुछ लीगल कंसेप्ट्स हैं, वो आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। तो ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो एक्चुअल में कुछ आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोविजन बेस नहीं सिखा रहे, इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होगा। ये दो चैप्टर आपको लॉ पढ़ने की कला सिखाएंगे सिर्फ, कि लॉ को
पढ़ा किस तरीके से जाता है। कौन कौन से दो चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज और दूसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट। और पहला कौन सा था, एलएलपी एक्ट, जिसको आपने फाउंडेशन में पढ़ाई है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हम इंटर में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा एक एक्ट आता है यहाँ पे जो बचा हुआ है, वो है फेमा एक्ट 1999, जो सीए के बच्चों की औकात से बाहर होता है जनरली। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि उसको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कौन सा लगता है, तो बोलेगा फेमा। अगर तुम्हारे आसपास में कोई बंदा सीए क्वालिफाई हो चुका, उससे बोले सबसे ज्यादा किस चैप्टर से डरता था, तो बोलेगा फेमा। तो ये पहले फाइनल में हुआ करता था और इन्होंने तुम्हारे को इंटर में डाल दिया। इसको प्लस बोलूं या नेगेटिव बोलूं, ये है इसका प्लस और नेगेटिव, कि फाइनल में ये कम से कम 70-80 पेज का होता था, इंटर में 15 पेज का सिर्फ। तो तुम्हारे को तुम्हारे लेवल के हिसाब से डाला, जितना तुम्हारे को डाला उसकी मैं जिम्मेवारी लिख के दे रहा हूं कि तुम्हारे को एक एक अक्षर आता होगा इसका। अब इस चैप्टर का रूल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसका सिंपल सा रूल क्या है, अगर आप कोई इंडिया से कंपनी बाहर सेटअप कर रहे हो, या सिंपल इसको और सिंपल कर दो, मैं अभी कंपनी अपनी की बात नहीं करता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है कंपनीज। अच्छा, अगर आप इंडिया से माल बाहर भेज रहे हो तो बाहर से पेमेंट इंडिया में आएगी, और अगर आप बाहर से माल इंपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया से पेमेंट बाहर जाएगी। इतना तो बेसिक समझते हो। तो जो उनको पेमेंट करनी है, क्या हमारे को फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी, वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कैसे होगा, उसको कन्वर्ट कराने के रूल्स क्या है, उस सब के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर। आई होप आपको इन चारों चैप्टर्स का बेस समझ आ गया होगा, हम पढ़ने के वाले इन 4 चैप्टर्स में। तो 4 चैप्टर आपके मिलाकर कितने मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के। हालांकि आपके सीए इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है कि सीए इंस्टीट्यूट ने जो कैटेगरी बनाई है ना, वो बनाई है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और उसमें उन्होंने कंपनी लॉ और एलएलपी को एक तरफ रखा हुआ है, और बाकी के 3 लॉ को एक तरफ रखा, तो उन्होंने 70-30 की कैटेगरी बनाई है। लेकिन जनरली क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सा आदत है कि पुराने वाले जो आपका लॉ हुआ था सीए इंटर का, उसमें 60-40 का होता था, और कंसेप्ट वो भी वही उन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करी है, तो इसलिए मैंने उसको 60-40 करा। लेकिन जब तुम स्टडी मैट देखोगे तो तुम्हारे को 70-30 दिखेगा। 70-30 कैसे दिखेगा, कंपनी लॉ प्लस एलएलपी एक तरफ और बाकी के 3 एक तरफ। लेकिन एलएलपी का जब आप ट्रेंड उठाओगे तो आप देखोगे तो आपको 10 नंबर से ऊपर का पेपर में आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसको कहां कर दिया, अदर लॉ की तरफ कर दिया। तो आपके बाकी के 4 40 नंबर के, कंपनी लॉ पूरा 60 मार्क्स का। ये आपका ओवरऑल कोर्स का ब्रीफ था, जिसके बारे में आज हमको और कोई लेना देना नहीं है। मैं आज कोई भी ऑफिशियल चैप्टर स्टार्ट करने नहीं जा रहा हूं। शुरुआत तो मैं अब करने जा रहा हूं, जो हम बेसिक मुद्दों पे चल रहे हैं वापस, जो हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा भी है। कुछ आता भी होगा, कुछ नहीं भी आता होगा, जो गलती होंगी वो सीख लेंगे, और जिनको नहीं आता, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, वो पूरा ही सीख लेंगे। शुरू करें, चलो। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, व्हाट इज लॉ। अब मेरे को बोलोगे कानून, ये तो वही वाली बात होगी, फ्रेंड कौन है सर, दोस्त। ये तो तुमने अंग्रेजी की हिंदी बता दी, समझाया थोड़ी है मेरे को, यही हुआ ना। इंग्लिश की हिंदी तो बताइए। मैंने पूछा फ्रेंड कौन होता है, दोस्त। मैंने पूछा लॉ क्या कह रहा, कानून। किसी अंग्रेज ने पूछे लॉ क्या होता है, तुम बोलोगे कानून, वो कहेगा व्हाट इज कानून, फिर उसको वो समझाओगे। अच्छा, मैं पूछता हूँ एसेट क्या है, कहेगा लैंड बिल्डिंग। मैं पूछूंगा लाइबिलिटी क्या, कहेगा लोन। तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, तुम चीज थोड़ी समझा रहे हो मेरे को। सोसाइटी के लिए सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, मेरे को बात बता, वो जब हम स्कूल जाया करते थे, सुबह एक सिस्टम होता था कि भाई 8 बजे के बाद स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे ही होता था, 11 बजे के आसपास लंच होगा, 2 बजे के आसपास छुट्टी होगी, और 45 मिनट्स के आसपास का एक पीरियड होता था, उसके बाद ब्रेक होता था। ऐसे ही कुछ होता था। 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 11 बजे लंच होगा, क्या ये भी रूल्स थे, ये भी लॉ था। फॉलो तो हम वो भी कर रहे थे, सोसाइटी में ही था। अब इस पे भी बात करनी है कि अच्छा सरकार लॉ बनाती भी है नहीं, आज इस पे भी बात करेंगे। मैं किसी को, अच्छा सबसे पहले सुनना, जीएसटी आया था, गाली किसको पड़ी थी, मोदी सरकार को पड़ी थी ना। आज जरा इसके ऊपर बात करेंगे, क्या सरकार को गाली पढ़नी भी चाहिए नहीं, क्या सरकार लॉ बनाती भी है नहीं। एक्चुअल में सरकार लॉ ही नहीं बनाती, फिर भी गाली सरकार खाती है। इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कुछ भी हो जाए, मोदी सरकार ने ये कर दिया, होता है। मतलब मेरे कहने के साथ सरकार कोई भी आए, केजरीवाल आए, मोदी आए, कांग्रेस आए, मेरे को किसी सरकार से व्हाट्सएप लेना देना नहीं है, लेकिन गाली लीडिंग सरकार को पड़ती है। ऐसे ही होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन ही वही है कि सरकार को गाली क्यों पड़ती, सरकार तो लॉ ही नहीं बनाती, अभी देखेंगे। सरकार का तो लॉ में कोई लेना देना ही नहीं है। सर क्या बात कर दी, फिर लॉ कौन बनाता है, हम। लॉ कौन बनाता है, सरकार तो बनाती नहीं। मैं तो बोल ही रहा हूं क्लियर कट, सरकार नहीं बनाती, पार्लियामेंट। और शाबाश चीते, और बस हो गया।
कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को लॉ मानना जा सकता है भी और नहीं भी। अच्छा, हाई कोर्ट की नहीं, वो तो माननी पड़ेगी, हाई कोर्ट की नहीं। अब तो नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। हाई कोर्ट तो नीचे आता है कुछ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कुछ। अच्छा, और भी आता कुछ नीचे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डीजी, और वो कभी डीएम का ऑफिस सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। चलो आज बात करते हैं। फिर आज इस पे भी बात करेंगे कि लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है। फिर आज इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जज और जस्टिस में फर्क क्या होता है। शुरू करें, चलो पहले लॉयर और एडवोकेट पे बात करते हैं। तो बात आई गई है, तो तुमने सबने सुना होगा मेरे पापा लॉयर है, मेरे पापा एडवोकेट है, कुछ लोग बोल देते हैं मेरा भाई है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं भी बात कराता हूँ। तो लॉयर और एडवोकेट में फर्क सकता है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बाय प्रोफेशन आई एम कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। मैंने साइबर एडवोकेट नहीं बोला, मैंने साइबर लॉयर बोला था अपने आप को, एडवोकेट नहीं बोला। अच्छा, कितने सारे तुम कोर्ट में जाओगे, गवाह वकील ही बोल देंगे कि हम लॉयर भी, हम एडवोकेट भी हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या है। देखो, लॉयर कौन है, एडवोकेट कौन है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। पहले सिंपल, ये बेसिक नॉलेज, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, रियल लाइफ में बहुत बार यूज होता है वर्ड। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास एलएलबी की डिग्री है वो लॉयर है, बात खत्म। मगर वो एडवोकेट नहीं है, वो एडवोकेट नहीं है। एलएलबी की डिग्री है तो वो लॉयर तो है। आपको एडवोकेट बनने के लिए इंडिया में एग्जाम होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बीसीआई का। जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आपका ऑन पेपर आपको एक साइनिंग पावर मिलेगी, उसके बाद यू विल बिकम एडवोकेट। इसका मतलब जो बंदा एडवोकेट है वो ऑलवेज लॉयर है, क्योंकि उसका एलएलबी की डिग्री तो आई। लेकिन जो लॉयर है वो जरूरी नहीं है एडवोकेट होगा। यही मतलब हुआ ना, क्या हर एलएलबी वाले बंदे ने बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा होगा? जैसे मैंने नहीं करा, मेरे को जरूरत ही थी। जब मैंने सीएस एलएलबी क्वालिफाई करी, मेरे को फॉर्म का डे बना था कि मेरे को एलएलबी वाला काम करना ही नहीं, सीएस वाला काम करना है। तो मेरे पे सीएस की साइनिंग पावर ऑलरेडी थी। तो जब मेरे को सीएस की साइनिंग पावर थी, मैंने एलएलबी वाली को कभी वेटेज ही नहीं दी। तो मैंने कभी बार काउंसिल एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को कोर्ट कचहरी में काम करना ही नहीं था। तो मैं लॉयर हूं लेकिन एडवोकेट नहीं हूं। लेकिन जो बंदा कोर्ट में जा रहा होगा, क्या उस पर पहली कंडीशन तो यही थी कि पहले एलएलबी की डिग्री होनी जरूरी है, वो तो उस पर होगी। तो लॉयर तो फ्रॉम द डे वन था ही। और अगर वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, केस लड़ रहा है, इसका मतलब उसने बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करा होगा, इसका मतलब वो एडवोकेट भी है। बात समझ आ गई? लॉयर और एडवोकेट में फर्क समझ आ गया? अब शुरू करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि लॉयर एडवोकेट तो हो गया, लॉ क्या होता है। आज मैं 3 बातें करने जा रहा हूं आप लोगों से। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। 3 बातें। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। मैं उल्टा चलूंगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा लॉ बनाता कौन है, फिर मैं बात करूंगा लॉ बनता कैसे है, और लास्ट में आएंगे लॉ होता कैसे है, लॉ होता क्या है। मैं उल्टा क्यों चल रहा हूं वो लास्ट में लॉजिक समझ आ जाएगा ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं। तो अभी मैं शुरुआत उल्टी करनी शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू कर रहे हैं हम? लॉ बनाता कौन है, फिर हम बात करेंगे बनता कैसे है, फिर हम बात करेंगे लॉ होता क्या है। तो बनाता कौन है में इस भाई ने अभी अभी जवाब दिया, पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, विच इज ट्रू, और ये करेक्ट है। अभी मैंने बोला कि सरकार क्यों नहीं बनाती और पार्लियामेंट क्यों बनाती है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सरकार एंड पार्लियामेंट। अच्छा, जब पार्लियामेंट बैठी होती है तो क्या पार्लियामेंट में खाली लीडिंग सरकार होती है, ऑपोजिशन भी होती है? ऑपोजिशन भी होती है। अच्छा, जब हम बोले सरकार, सरकार मींस लीडिंग सरकार जो चल रही है अभी। लेकिन जब हम बोले पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट मींस बोथ, लीडिंग वाली भी और ऑपोजिशन भी। और लॉ जब बनता है तो क्या वहां पे वोटिंग होती है पार्लियामेंट में? और वोटिंग में क्या खाली लीडिंग वाले दे रहे होते हैं, अपोजिशन वाले भी दे रहे होते हैं? इसका मतलब सरकार लॉ नहीं बनाती, सरकार लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करती है, वहां पे ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए खाली ये नहीं बोल सकते सरकार लॉ बना रही है। अच्छा, सोचने वाली चीज कभी देखी है, गलत लॉ आया, कोई भी लॉ गलत आ गया, उसका गलत इंपैक्ट पड़ गया, जो ऑपोजिशन हारी हुई है, जैसे मान लो अगर बीजेपी ने गलत स्टेप लिया, तो जो ऑपोजिशन हारी हुई है वो बोलेगी देखो मोदी सरकार ने ये कर दिया, साला जिस टाइम एक्ट पास हो रहा तुम मानी थे, तुम भी तो वही थे। बात समझ आ रही? अच्छा, इसमें पता दिक्कत कहां हो जाती है, हो सकता है वो फ्रॉम द डे वन जब एक्ट पास हो रहा था वहां पे थे, लेकिन क्या होता है कि वो मेजोरिटी वाली बात होती है ना, ज्यादातर क्या होता है लीडिंग सरकार जो होती है उन्हीं की मेजोरिटी होती है, इसलिए उन बेचारों की सुनी नहीं जाती। इसलिए वो बेचारे लॉ बनने में पार्टिसिपेट एक किस्म से कहने को बैठे हैं
लेकिन स्टिल वो वोट देना दे, उनसे फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उनकी सरकारी, अगर तुमको शायद पता होगा, उन्होंने बोला था अब की बार 300 पार, वो हुआ नहीं, वो अलग बात है, बोला तो यही गया था। अच्छा, ऐसा वो क्यों चाह रहे थे? ऐसा वो इसलिए चाह रहे थे कि कुछ मैटर्स पे मोर देन 50% का अप्रूवल चाहिए होता है, कुछ मैटर्स पे 75% का अप्रूवल चाहिए होता है, कुछ मैटर्स पे 100% का अप्रूवल चाहिए होता है, अलग अलग मैटर्स होते हैं। तो उनको ये था कि मोर देन 50 वाली गेम तो हर बार खेल रहे हैं, जहां 75% और 100% मेजोरिटी वाली वोट की काउंटिंग चाहिए, वहां पे इन लोगों को सामने ऑपोजिशन में अटकना पड़ता है, सामने वाले पैर अड़ाते हैं। तो ये चाह रहे थे कि इनकी ज्यादा से ज्यादा बंदे इनके आ जाएंगे, तो हर बार अप्रूवल लेने में इनको आसानी होगी। लेकिन पता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसका रीजन पता है क्या है? गुरूर टूटना बहुत जरूरी था, ये अभी पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी, लेकिन किसी भी कंट्री को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो वहां पे ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी जरूरी है, वरना जो मनमानी होगी वो गलत होगा। हमेशा टक्के को पता ही हमारा कोई सामने सुनने वाला है नहीं, हम जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही होगा। कहते हैं ना करप्शन गलत चीज है, लेकिन करप्शन भी कुछ इकोनॉमी में होनी जरूरी है, लेकिन एक हद तक। इंडिया की तरह नहीं कि सारा करप्शन ही करप्शन है। मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊंगा, तुम्हें हंसी आ जाएगी। मैंने भी नोएडा में प्लॉट लिया 2.5 करोड़ रुपए का पिछले साल नहीं, अप्रैल में। अभी मैं वहां प्लॉट लेने गया तो मेरे को उसने बोला कि वो 2,52,00,000 की डील थी। मैंने 2,52,00,000 में हमने डील करी, वो 3.25 करोड़ सेटल हुआ, हमने 2,52,00,000 में नेगोशिएट करके मैंने उसको उठा लिया प्लॉट को। हुआ क्या, मैंने उसको बोला सर रजिस्ट्री की फीस कितनी आएगी? कहता है सर 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। मैंने कहा ओके। वो जो डीलर बीच में इन्वॉल्व था वो बता रहा है, कहता है सर बाकी के 3 लाख रुपए आपको ये देने पड़ेंगे, इसको अंडर द टेबल बोलते हैं। मैंने कहा अंडर द टेबल क्या होता है? कहता सर ये नहीं जाएगी तो अंदर फाइल अप्रूव नहीं होगी रजिस्ट्री। ब्राइब मतलब 2,52,00,000 के प्लॉट पे मेरे को 8 लाख रुपए पर रजिस्ट्री कराने में देने पड़े, जिसमें 5 लाख रुपए मेरी एक्चुअल रजिस्ट्री की कॉस्ट थी और 3 लाख रुपए रिश्वत। इतनी बड़ी। अच्छा, इस मामले में ये क्योंकि मैं नोएडा था तो यूपी रजिस्ट्री हुई। इस मामले में दिल्ली के अंदर हमारी खासियत यह है कि कभी इसलिए कहते हैं कि दिल्ली फार बेटर यूपी से। दिल्ली के अंदर मैंने जब भी रिश्वत दी है ना प्रॉपर्टी लेते हुए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, इतने में ही काम हो जाता है। नोएडा में बात करते हैं जी, सर आपका 250 गज का प्लॉट है, आपको 5,000 रुपए पर गज की रिश्वत। गज के हिसाब से तो अगर किसी ने 500 गज का प्लॉट लिया, रिश्वत बढ़ गई। किसी ने तो 1,000 गज का प्लॉट लिया, रिश्वत और बढ़ गई। मैं कमा तो यही रहे हैं, मैं तनख्वाह कितनी है भाई तेरी, बुरा मत मानियो। कहता 22,000 रुपए। मैंने साला ये तो उसको बोनस लगता होगा। जो इंसान रिश्वत में 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक एक रजिस्ट्री पे 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, अंदर सब में बढ़ रहा है, उनको 22,000 रुपए की तनख्वाह तो भीख ही लगती होगी अपनी। मगर मेरे कहने की सेंस ये है कि इतनी भी करप्शन नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमी में करप्शन नहीं दिख रही है, लेकिन करप्शन थोड़ी बहुत तो हर इकोनॉमी में जरूरी होती है। उसका लॉजिक बात करूंगा आगे क्यों। अब वापस आते हैं यहां पे। अब मैं तुम्हारे को लेके चल रहा हूं 9th या 10th में तुम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था सिविक्स में। वो पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है, अब यहां से लिखना शुरू कर देना, ठीक है? एक कॉपी पेन ले लो और ये लिखना शुरू कर देना क्योंकि अभी जरूरी है बहुत। हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, इसको हम स्टेट के 3 ऑर्गन्स भी बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। शाबाश, क्या बात है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतने भी नहीं हो तुम क्या? मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम खुद समझ रहे हो अपने आप ही। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज। 1 2 3 4 5 6 7 बैटरी हैं इस क्लास में। चश्मे वाले बच्चे हाउ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज, ये ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, थोड़ा इन्हीं पे फोकस ज्यादा करेंगे, बैटरी बच्चों पे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मैं भी बैटरी हूं, मेरे को भी लगा हुआ है, टेंशन मत लो। वो मैं यहां नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे को हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती। कई बेचारे ऐसे जिनको चश्मा उतर जाए तो दिखेगा नहीं सामने वाला कौन है, तो वो अलग बात है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज, इन तीनों में फर्क समझते हैं वन बाय वन। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, ये वो लोग होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। बना कौन रहा है? लेजिस्लेटर्स, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करवा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव्स। फिर आता है जुडिशियल बॉडीज, इनका क्या काम होता है? टू इंटरप्रेट द लॉ एंड पास द जजमेंट।
टू इंटरप्रेट द लॉ एंड पास द जजमेंट। वैसे आपको शायद एक बात पता हो, 3 भी नहीं होते, 4 होते हैं, मीडिया को भी इसी में गिनते हैं वैसे, पता है? लेकिन मीडिया तुम्हारे को पता कैसा वाला मीडिया आज की डेट में? कौन सा मीडिया? ओए होए, तो फिर इसलिए मैं उसे गिन नहीं रहा यहाँ पे, गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया हम ले नहीं रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वैसे हमारी कितनी बॉडीज है? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मींस लॉ इंप्लीमेंट करवाना, जुडिशियल बॉडीज वाली का काम क्या है? जो लॉ बन चुका उसको क्या करवाना? इंटरप्रेट करके जजमेंट पास करना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया, मान लो इस भाई ने, बदमाश है, इसने इसका मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसने इसका मर्डर कर दिया तो गायब है दुनिया से। अब मान लो ये उसका फैमिली मेंबर है पीछे वाला, ये इसके बिहाफ पे केस लड़ रहा है और इसके बिहाफ पे कोई वकील केस लड़ रहा है। जब मर्डर का केस बनेगा तो एक चीज सोचने वाली ये खासियत ये है कि दोनों वकील के पास सेक्शन एक ही है, दोनों के पास कंटेंट एक ही है लड़ने को, लेकिन स्टिल अपने अपनी लॉ पढ़ने की कला है और अपने इंटरप्रेट करने का तरीका है, जिसकी वजह से वो एक बंदा केस जीतता है और दूसरा हारता है। सेक्शन तो दोनों के लिए सेम ही बोल रहा है, लेकिन उस सेक्शन में से ऐसा क्रक्स क्या निकाला जो एक बोल के जीत गया और दूसरा हार गया? यही तो सीखना है, यही खासियत है। अगर तुमको पता हो, सलमान खान ने ब्लैक हिरन वाला जो केस हुआ था और उसके अलावा जो रोड पे जो फुटपाथ पे जो बंदे मारे गए थे, सबको पता है हुआ है, फिर भी सलमान खान छूट गया। उसका केस किसने लड़ा था? हरीश साल्वे। हरीश साल्वे बाय प्रोफेशन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अलॉन्ग विद दैट इज आल्सो लॉयर, और इसके फादर पहले से लॉयर थे, तो उनको लगा कि यार सीए बन के मेरे को वो वाला मजा नहीं आ रहा जो एक केस लड़ने में आता है, तो वो सीए होने के बाद भी सीए वाली लाइन में नहीं गए, वो एलएलबी वाली लाइन में चले गए और वो केस लड़ने चले गए। और आज की डेट में वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर है। एक दिन के एक हियरिंग के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो मतलब अगर एक दिन में 4 हियरिंग हो रही थी, एक दिन के 4 करोड़ रुपए, फिर महीने से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 365 से मल्टीप्लाई कर, 360 तो नहीं करोगे, संडे वनडे छुट्टी वुट्टी भी आती है, लेकिन स्टिल इनके जैसा एक और लॉयर थे इंडिया में, अब तो उनकी डेथ हो गई, राम जेठमलानी। उनका भी सेम रेट था, एक दिन का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पर हियरिंग। यार ये भी वकील है, दूसरा बंदा भी वकील ही है, सब पे लॉ भी सेम पढ़ा है, लेकिन सबका पढ़ने का तरीका अलग है और सब अपने इंटरप्रिटेशन स्किल्स के बेस पे ही खा रहे हैं। किसी को लगता है कि सेक्शन तो हमने ऐसे एंगल से तो पढ़ा नहीं। अच्छा आज भी, इवन अभी तुम आगे जाके दिखाऊंगा, आज भी जब मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं ना, तो जब मैं एक सेक्शन को पता नहीं कितनी बार पढ़वा लिया होगा, तुम अंदाजा लगा लो कि मैं 2017 में सीएस बना था और टीचिंग मैंने, अभी मेरी उम्र 29 साल हो गई, मैंने 19 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था। जिस लेवल को करता गया उस लेवल को पढ़ाता गया। तुम ये अंदाजा लगा लो कि आज भी मैं जितनी बार सेक्शन पढ़ता हूं उतनी बार मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट मैंने पिछली बार नहीं सोचा था। हर बार कोई ऐसा वर्ड निकल कर आता है। इससे तुम, अगर तुमको मेरे पे यकीन ना आ रहा तो अपने आप को खुद याद कर लो, जब तुम फाउंडेशन में लॉ पढ़ रहे थे तो टीचर ने सिखाया था, जब पहली बार रिवीजन करी थी तो मतलब अलग निकल रहा था, दूसरी बार शायद थोड़ा अलग निकल रहा था। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार इंटरप्रिटेशन इंप्रूव होती है, उतनी बार वर्ड का मतलब अलग निकलता है। तो एक चीज तो खासियत है, इसलिए कहते हैं तजुर्बा मैटर करता है। तो जो बड़े बड़े सीनियर लॉयर, हम इनको बोलते हैं सीनियर, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको सेक्शन पे इतना तजुर्बा हो चुका है कि वो लोग सामने वाले खड़े नहीं होने देते। तो ये कला कैसे होगी वही हम धीरे धीरे सीखेंगे। उस कला के लिए आपको क्या सिखाया जा रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और जनरल क्लॉजेस एक्ट। वो अलग बात है कि तुम्हारे कोर्स में जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है वो सिर्फ 12-15 पेज का है और जनरल क्लॉजेस एक्ट भी 12-15 पेज का। एक्चुअल लाइफ में, जब रियल लाइफ में जाओगे, जब तुम किसी सीएस को या लॉयर को इंटरप्रेट करते देखोगे, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के हजार पेजेस की बुक्स आती हैं जिसमें कोई लॉ नहीं है, सिर्फ लॉ को किस तरीके से घुमाना है उसको पढ़ने की कला सिखाई हुई है। अच्छा एक एक कोमा मैटर करता है ना लॉ में, मानते हैं ना इस बात को? अच्छा जैसे मैं एक चीज सिखाता हूँ कई बार बच्चे को, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर मैंने रोको के बाद कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो, रोको मत के बाद कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो। एक कॉमा ने मतलब बदल दिया, तो यहाँ पे एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, हर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा धीरे धीरे। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं, तो अब मैंने तुम्हारे को बताया कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाएगी, जुडिशियल बॉडी उसके बेस पे न्याय देगी। तो हम पहले लेजिस्लेटिव की बात शुरू करते हैं यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव में कौन कौन आकर किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज के बारे में। एक्चुअली में यहाँ पे स्क्रीन छोटी है, तुम लोग चाहो तो उसी के नीचे लिख देना। मेरे पे यहाँ पे दायरा छोटा है तो मैं उसके नीचे लिख नहीं पा रहा, तो मैंने एक अलग से कॉलम बना रहा हूँ लेजिस्लेटिव बॉडीज का। तुमने जो एरो बनाकर लेजिस्लेटिव को कॉलम बनाया, तुम चाहो तो उसी के नीचे लिख देना।
लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर हमारे इंडिया में जो मेनली दो बॉडीज आती हैं, जो इस भाई ने बात करी थी, एक आता है पार्लियामेंट एंड दूसरा आता है स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? लॉ मेकर। लेजिस्लेचर मींस व्हाट? लॉ मेकर, लॉ बनाने वाले। तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का लॉ बनाने वाले। और पार्लियामेंट कौन सा लॉ बनाती है? जो होल इंडिया में एप्लीकेबल हो। तो चलो इस पे भी लिख लेते हैं, पार्लियामेंट कौन सा लॉ बनाती है? जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, पूरे के पूरे इंडिया पे क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। और स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा लॉ बनाती है? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, मतलब इस स्टेट का अलग, दूसरी स्टेट का अलग। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। आप लोग जो सीए कोर्स करिकुलम में पढ़ रहे हो, जितने भी लोग, वो सारे वो वाले लोग हैं जो पार्लियामेंट बनाती है। उसका बहुत सिंपल सा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये सब वो लॉ हैं जो पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली लगते हैं। अच्छा, क्यों कराया जा रहा है तुम्हारे को ये वाले लॉ? क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्या आईसीआई का एग्जाम स्टेट वाइज होता है, नेशन वाइज होता है? नेशन वाइज होता है। इवन दुबई तक में भी एग्जाम होते हैं इनके। तो अगर ये स्टेट वाले लॉ तुम्हारे कोर्स में इनकलकेट कर देंगे, तो क्या दिल्ली के लिए पेपर अलग बनाना पड़ेगा, पंजाब के लिए अलग बनाना पड़ेगा? तो ये लोग वो वाले पे सिर्फ एक्ट डालते हैं आपके कोर्स के अंदर जो पूरे इंडिया के लिए सेम है। तो आपको जितने भी लॉ पढ़ाए जाएंगे वो कौन से वाले पढ़ाए जाएंगे? पार्लियामेंट वाले। लेकिन रियल लाइफ में जब आप लोग जाओगे ना, तो आपको वो वाले लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटता है। अच्छा, वो मोटर व्हीकल्स एक्ट स्टेट का लॉ है, हर स्टेट का अलग है। अच्छा, दिल्ली के अंदर सिस्टम क्या है, अगर आपने देखा हो, अगर मान लो मैं कार चला रहा हूं, तो जो बंदा कार चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी होती है, बराबर वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होती है ना? अगर हम दिल्ली में टू व्हीलर चला रहे हैं, तो जो आगे बैठा उसको भी हेलमेट पहनना होता है, पीछे वाले को भी पहनना होता है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी यहाँ पे सिर्फ आगे वाले को पहनना होता है, पीछे वाले को नहीं पहनना होता। बहुत सारी स्टेट ऐसे सिर्फ बराबर वाले को, चलाने वाले को सीट बेल्ट लगानी है, इधर वाले को नहीं लगानी। अच्छा, फाइन का पड़ेगा। दिल्ली में रेड लाइट जंप का फाइन अलग है, किसी स्टेट में उस रेड लाइट जंप का फाइन अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर स्टेट का लॉ अलग है। अगर ये सेंट्रल लॉ होता और पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म होता, पार्लियामेंट ने बनाया, तो क्या पूरे इंडिया में फाइन सेम होता? पूरे इंडिया में पेनल्टी सेम होती? यस। लेकिन क्योंकि ये स्टेट का लॉ है, तो हर स्टेट में फाइन अलग है। अब बात करते हैं दारू पे। वैट लगता है, अभी पता होगा, वैसे आपको पता होगा, जीएसटी इंडिया के अंदर जब आया था, तो जीएसटी से पहले इंडिया में जो लॉ हुआ करते थे वो थे सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम्स। जिसमें से कस्टम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता था, वो आज भी है। बाकी के 3 लॉ को अबॉलिश करके क्या बनाया गया? जीएसटी। जिसमें से एक्साइज लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे, और वैट लगता था फिनिश प्रोडक्ट्स पे जो बन चुके हैं। अब सोचने वाली चीजें, इन सबको रिप्लेस करके क्या आया? जीएसटी। लेकिन ना इन्होंने, अच्छा, जीएसटी में 2 होते हैं, आप लोगों को सीजीएसटी, एसजीएसटी, हालांकि कोई भी होता है आईजीएसटी, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। अभी 2 बात करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इन लोगों ने दारू को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को वैट में लिया, जीएसटी में नहीं लिया, वैट को पूरा अबॉलिश नहीं करा। लॉजिक, जीएसटी का हाईएस्ट रेट 28% टैक्स चार्ज करने का। पेट्रोल में 28% चार्ज होता है, 50% से ऊपर चार्ज होता है, 50% से ऊपर चार्ज होता है। अगर ये उसको जीएसटी के लपेटे में ले आते, क्या टैक्स बदल जाता? क्या 28 से 50, क्या सरकार को रिवेन्यू का लॉस होता? तो जहां सरकार को अपना फायदा लग रहा था, वहां पे वैट अबॉलिश किया ही नहीं, वहां पे आज भी क्या छोड़ दिया? वैट। बाकी सब जगह पे क्या लिया है? जीएसटी। अच्छा, एक और बात करते हैं। दारू दिल्ली में महंगी है, हरियाणा में सस्ती है, सुना हो कभी? अलग अलग स्टेटों में महंगी सस्ती है। भाई मैं पीता नहीं, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा होता है, अलग अलग स्टेट में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दारू पे वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता। वैट का रेट हर स्टेट का अलग है। और वैट जो है वो किसका मैटर है? इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का। क्योंकि पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है? जो होल इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाती है? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो आप उसके एग्जांपल में आप लिख लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है। पार्लियामेंट वाले लॉ के एग्जांपल में लिख लो, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब किसका एग्जांपल है? होल इंडिया वालों का, जो पूरे इंडिया पे सेम है। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसका एग्जांपल दिया मैंने? पार्लियामेंट वालों का। स्टेट वालों पे आते हैं। जब इसका लिख लोगे मेरे को बताना, फिर मैं स्टेट वाले लॉस के एग्जांपल लिखवा दूंगा 2-3। स्टेट वाले के एग्जांपल में लिखो, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये हर स्टेट का अपना होता है, कॉमा वैट, कॉमा प्रॉपर्टी लॉस। अच्छा, प्रॉपर्टी हर स्टेट में सेम होती है? हर जगह अलग होती है, इवन स्टेट में भी अलग अलग एरिया वाइज अलग होती है। तो स्टेट तो बहुत दूर की बात है। तो प्रॉपर्टी भी स्टेट का मैटर है।
लिखो, प्रॉपर्टी लॉज भी किसका मैटर है? स्टेट का। तो दोनों के एग्जांपल दे दिए, स्टेट के और पार्लियामेंट वाले। तो पार्लियामेंट कौन से लॉ बनाती है? जो होल इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाएगी? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। अच्छा, एक चीज और, पार्लियामेंट जो लॉ बना देगी, क्या हो गया इसको, हाँ, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसको इंप्लीमेंट कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इंप्लीमेंट कौन करवाएगी? सीजी, चिज्जी नहीं है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी इसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज समझना, अब इससे क्लियर होंगी चीजें। इंप्लीमेंट कौन करवाता था? अभी थोड़ी देर पहले बोला एग्जीक्यूटिव बॉडीज। पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया होगा, क्या उसमें पार्लियामेंट और ऑपोजिशन, पार्लियामेंट में क्या लीडिंग सरकार और ऑपोजिशन दोनों होंगी? तो लॉ तो उनके पास से बन के आ गया, लेकिन अब ये लॉ इफेक्टिव किस तरीके से होगा, किस डेट से होगा, ये सब कौन बताएगी? जो करंट में सरकार चल रही होगी वो बताएगी। इसका मतलब जब जीएसटी आया होगा तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में दोनों बैठे होंगे, लेकिन जब वो बन गया होगा तो उसको लागू करवाने की जिम्मेवारी किसकी आ रही होगी? लीडिंग सरकार की। और लीडिंग सरकार कौन थी? बीजेपी। और हमारे इंडिया में जो दिखता है वो गाली खाता है, तो सामने फ्रंट पे इंप्लीमेंट कौन करवा रहा था? बीजेपी। तो गाली किसको पड़ रही थी? लेकिन क्या एक्चुअल में सरकार ने लॉ बनाया था या वो सिर्फ इंप्लीमेंट करवा रहे थे? इंप्लीमेंट करवा रहे थे। इसी सब जोड़ते हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़े होकर तुम्हारा चालान काटता है, तुम घर में गाली देते हो ट्रैफिक पुलिस वाले का, तो जिसने वो लॉ बनाया था उसको नहीं देते। लॉ बनाया तो स्टेट लेजिस्लेचर ने था, तुम स्टेट लेजिस्लेचर वाले तो साले ने ऐसा लॉ बना दिया, या तुम किसको बोलते? साले ने चालान काट दिया। तुम गाली किसको देते हो? जिसने चालान, जो दिखता है वो गाली खाता है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब वो गाली कौन खाती है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। लेकिन बनाने में रोल किसका होता है? लेजिस्लेटिव बॉडीज का। बात समझ आ रही है? पक्का? तो पार्लियामेंट का लॉ बनाया कौन इंप्लीमेंट करवाएगी? सीजी। स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाएगी? एसजी। पक्का? तो दिल्ली का जो लॉ बना होगा, जो दिल्ली का मोटर व्हीकल एक्ट है, वो किसके कंट्रोल में होगा? केजरीवाल सरकार के। बात समझ आ रही है? और जो जितने नेशनल लेवल वाले लॉ हैं, ये कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब किसके कंट्रोल में होंगे? इसको इंप्लीमेंट कराना किसके कंट्रोल में होगा? बीजेपी सरकार के। लेकिन इनको बनाया किसने था? पार्लियामेंट। दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा? ठीक, आ गया। क्या खत्म हो गया? लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब किस पे आ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। चलो जी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? इसमें आती हैं एक तो गवर्नमेंट्स, सीजी, एसजी। फिर इसके अंदर आती है मिनिस्ट्रीज। मिनिस्ट्रीज में एग्जांपल एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एटसेट्रा। और इसके अंदर क्या आता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे पुलिस वगैरह हो गए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसमें क्या क्या आ गया? पुलिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब किसके अंदर आ गए? इसमें। तो पुलिस बना हुआ लॉ, ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट रहा है, नॉर्मल पुलिस वाला तुम कुछ गलत काम करे तुम्हें अरेस्ट करके लेके जा रहा है, वो पुलिस वाला अरेस्ट करके लेके जा रहा है, क्या वो अपनी मर्जी से लेकर जा रहा है? जो लॉ पीछे से बन के आया उसके बेस पर अरेस्ट कर रहा है? जो पीछे से बन के उसके बेस पर अरेस्ट कर रहा है, बनाया तो किसने था? पार्लियामेंट वालों ने। अरेस्ट कौन कर रहा है? वो तो उसका इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है? वो। इसका मतलब पुलिस वाले इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन लॉ मेकिंग बॉडी कौन थे? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बात समझ आ रही है? अब ये मैंने क्यों बोला, ये मिनिस्ट्रीज को मैंने यहां पे क्यों डाला? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, अभी मैंने बताया लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। एक्ट अपने आप में मेन लॉ है, अभी उसके बारे में बात करूंगा, एक्ट और रूल में फर्क क्या होता है। जो, चलो इसको क्लियर करते हैं पहले यहां पे, फिर ना डाउट ही रह जाएगा। यहां तक क्लियर है? पहले इसमें एक बात क्लियर कर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें एग्जांपल मिल गया पुलिस। पहले इसको भी मैं खत्म करता हूं, वरना वो डाउट रह जाएगा बीच में। बढ़िया है। वो मेरा भाई है, मैं भी ऐसा ही था। टीचर ने जब तक लिखवाया तब तक मैं कभी लिख ही नहीं पाया। हो गया? अभी भी लगा पड़ा। हो गया?
पक्का? चलो, कहां थे हम? लॉ पढ़ रहे थे। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? एक्ट और रूल्स में फर्क। अच्छा, एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट की। तो अभी देख लिया तुम लोगों ने। अभी मैं सेंट्रल लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो रूल्स होते हैं ना, वो बनाती है सीजी। अगर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, तो उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सीजी। तो रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। ये होता है मेन लॉ। उस सेक्शन को चलाया कैसे जाएगा बेटर तरीके से, वो बताया जाता है रूल्स में। अच्छा, रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी और पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब इनमें फर्क समझाता हूं कि कैसे काम करता है, तुम खुद देखना। हमारे ना कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152। कौन सा सेक्शन है? 152। ये डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। लिखना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल समझ लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में, कि जब भी कोई कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा? 152 के अकॉर्डिंग। और यहां पे लिखा हुआ है, जब भी कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, उसके विद इन 30 डेज वो आरओसी, पढ़ा था फाउंडेशन में आरओसी। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक फॉर्म फाइल करेगी कि भाई हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। बस इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन किसमें? 152 में। भाई आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया अपनी कंपनी में, सरकार को बताओगे तो सही। सरकार कौन है वहां पे? रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को बताना है एक फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्म नंबर यहां पे नहीं लिखा हुआ। वो फॉर्म लिखा हुआ है रूल में, और रूल के अंदर लिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर DIR 12 जाएगा। फॉर्म नंबर कौन सा है? DIR 12। DIR 12 डायरेक्टर से, 12 उसको नंबर दिया फॉर्म का। अब एक बात बताओ मेरे को, समझाना मैं क्या चाह रहा हूं। अगर सेक्शन ही ना आता तो रूल आता? पहले सेक्शन बना, सेक्शन में बोला कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, 30 दिन में फाइल करना उसका फॉर्म, लेकिन फॉर्म फाइल कौन सा करना है वो कहां बताया गया? रूल में। तो पहले सेक्शन आएगा देन रूल आएगा। अच्छा, बहुत प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या उसके लिए कोई रूल की जरूरत थी? नहीं थी, सिर्फ सेक्शन पढ़ के काम चल रहा था। इसका मतलब सेक्शन बिना रूल के चल सकता है, लेकिन रूल कभी भी सेक्शन के बिना नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? तो पहले सेक्शन आएगा देन रूल आएगा, और सेक्शन पहले पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तभी तो उसको इंप्लीमेंट करवाने की बात आएगी। इसीलिए अब बात खानी समझ आ रही होगी, पहले पार्लियामेंट घुसती होगी किसमें? लॉ बनाने में। जब लॉ रेडी हो जाता है उसको चलाने के लिए जो जो स्मूथ करना है, जो जो चीज जरूरत पड़ रही है, वो सब कौन हैंडल कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उससे रिलेटेड अगर रूल्स बनाने तो वो भी कौन बना रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन की डेट बतानी है, वो भी कौन बता रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब पहले लॉ आएगा, फिर उसको इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात आएगी। आई होप रूल और सेक्शन में फर्क समझ आ गया होगा। रूल हमेशा किसको चलाने के लिए आता है? सेक्शन को चलाने के लिए आता है। अगर सेक्शन ही नहीं आएगा तो रूल का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन बिना रूल के सेक्शन तो पहले बन चुके थे। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने एक बात और करी। सेक्शन बनाया पार्लियामेंट ने, रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल पार्लियामेंट से छोटा है। मतलब पहले वो काम कर रहे हैं तो इनको पावर दे रहे हैं आगे का काम करने की, वो ही नहीं काम करेंगे तो इनका रोल आएगा ही नहीं कभी। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि कभी अगर किसी रूल में और सेक्शन में कंफ्लिक्ट हो जाए तो सेक्शन की बात मानी जाती है, रूल की बात नहीं मानी जाती। सेक्शन प्रिवेल करता ओवर रूल। बात समझ आ गई? ऐसा क्यों? जो पावर देता है वो प्रिवेल करता है। हमारे सबसे पहले इसका लॉजिक समझाता हूं। सबसे ऊपर होता है भारत में संविधान, लो हायरार्की की बात करते हैं। अच्छा, हमारे को दो बॉडी समझ आ गई है। अब हमारी एक दो बॉडी खत्म ही हो चुकी है। हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के कितने पार्ट थे? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। जिसमें हमने लेजिस्लेटिव बॉडी का रोल समझ लिया, एग्जीक्यूटिव का समझ लिया, जुडिशियल पे आएंगे। अभी दो बॉडीज हमारी खत्म हो चुकी हैं। अभी तीसरी बॉडी पे जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे हमारे इंडिया में ना सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। किसने लिखा था ये? अच्छा, पहले एक किसी के ऊपर बात कर लेते, रुक जाओ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सर बोलो संविधान। तुम्हें शर्म आती है कि हम बचपन से इतना कुछ पढ़ के आ रहे हैं, पता हमें कुछ नहीं है? अबे तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लेफ्ट में प्रियम्बल बना होता था कॉन्स्टिट्यूशन का। होता था नहीं होता? सच्ची बताओ।
अभी तक मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ना, इसका आज की क्लास से कोई लेना देना है नहीं। वैसे ये तो वो चीजें जो तुम बचपन में पढ़ के आए हो और जो तुम्हें नहीं आती उसको सुधार रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं किसी से पूछूंगा सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा बोलेगा संविधान। तो पहले तो आज इसको लिखो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को जवाब देने लायक हो जाओ आगे से। इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। अच्छा, फंडामेंटल मीन्स सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। फंडामेंटल मीन्स सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो मैंने बोला तुमसे कोई पूछा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। ये जो तुम 3 ऑर्गन्स पढ़ रहे हो, ये सब पावर किसने दिया इनको? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। इसका मतलब हमारे इंडिया में जो लॉ मेकर लॉ बना रहा है उसको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रही है उनको भी पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो जुडिशियल बॉडी न्याय दे रही है उनको न्याय देने की पावर भी किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब इंडिया में कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, उनको सब काम करने की पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो तुमसे कोई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, मतलब ये सबके पापा है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो भी होगा इससे नीचे होगा। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे को बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी? पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तब इसके नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है मेन, उसने उसके बाद नीचे कौन आया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने क्या बनाया? एक्ट। तो वेन एवर देर इज एनी इनकंसिस्टेंसी राइजेस बिटवीन पार्लियामेंट का एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर एक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम डॉक्यूमेंट। अब वो नीचे चलते हैं। फिर पार्लियामेंट ने नीचे किसको पावर दी? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। इनको पार्लियामेंट ने पावर दी। तो इसका मतलब वेन एवर देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट राइजेस बिटवीन एक्ट एंड रूल, देन एक्ट विल प्रिवेल ओवर रूल। इसका मतलब जो पावर देगा वो प्रिवेल करेगा। और पावर कौन किसको दे रहा है? सबसे शुरुआत कहां से हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका मतलब एक्ट का प्रोविजन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं आ सकता, रूल का प्रोविजन कभी भी। अच्छा, रूल का प्रोविजन एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो एक बच्चा मुझसे पूछा था कैसा रूल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकता है? मैंने कहा शाबाश, जब रूल का प्रोविजन एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता तो क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने देंगे? अब एग्जांपल लेके बात करें एक छोटी सी। चलो, हमारा इंडिया में मान लो कोई नया कमर्शियल लॉ बना और उस लॉ के अंदर यह लिखा गया है कि इंडिया में खाली मेल ही बिजनेस करेंगे, फीमेल बिजनेस नहीं करेंगे, फीमेल खाली जॉब में जाएंगी। एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक समझाने के लिए। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो क्या हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वालिटी, उसको वायलेट कर देगा? ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। और जैसे अगेंस्ट जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। तो वो सेक्शन ऑटोमेटिक नलीफाई हो जाएगा, सेक्शन की बात नहीं मानी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हर एक मेल जेंडर को और फीमेल को इक्वल ट्रीट करना जरूरी है। इसका मतलब कोई भी ऐसा प्रोविजन किसी भी लॉ में जो हमारे भारत के संविधान जाएगा, उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा, तो वो लॉ को दबा दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी, लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब हमारे को हायरार्की वाइज चीजें समझ आ गई हैं। सबसे ऊपर हमारा जी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आगे से कोई पूछे, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, जो रास्ता दिखाएगा कंट्री चलेगी कैसे। उसके उसने पावर किसको दी? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या बना रही है? एक्ट। उसने आगे पावर किसको दी? सीजी को। वो क्या बना रही है? आगे रूल्स। कौन कब प्रिवेल करेगा ये हमारे को समझ आ गया। दूसरी चीज हमने ये समझी कि सर इंडियन लीगल सिस्टम के जो 3 पार्ट थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज, जिसमें लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम क्या? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। और रूल्स कौन बनाती है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एक्ट कौन बनाती है? लेजिस्लेटिव बॉडीज। ये भी हमें समझ आ गया। फिर तीसरी बॉडी कौन सी आती है? जुडिशियल बॉडी। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कम चीजें गलत सिखाई जाती हैं, इसके ऊपर भी आज बात करते हैं। ये बहुत सोचने वाला मैटर है, बहुत कम बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसको समझने से पहले ना मेरे को 2 शब्दों का मतलब क्लियर करो। एक होता है लॉ, एक शब्द होता है फैक्ट। इन दोनों शब्दों में कोई फर्क होता है? ये लॉ नहीं है, ये तुम्हारी बेसिक अंग्रेजी तुम बचपन से पढ़ के आ रहे हो। कई बार हम बोलते नहीं फैक्ट है, बोल तो देते हैं फैक्ट है, बट इज फैक्ट जो सच होता है। फैक्ट मीन्स ट्रूथ। रुक जाओ विश्व सच आ रहा है ना, सच ही बोल रही है वो। फैक्ट मीन्स ट्रूथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। पहले इसी को क्लियर करते हैं फिर
फिर लॉ पे जाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट मीन्स ट्रूथ, दिस इज ओके, मगर ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ में फर्क होता है। एग्जांपल लेके बात करें, खुद ही बता दोगे तुम 2 मिनट में। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बदल सकता है? नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ। बदल सकता है? नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड है तो कह रही कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आज हो सकता है ट्रूथ हो, क्या यूनिवर्सल है? शाबाश, समझ गया ना बात? ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ में फर्क तो है। पक्का क्लियर है? तो जब रियल लाइफ में देखते हैं वो सब सिर्फ ट्रूथ होता है टेम्परेरी, जब हम बने यूनिवर्सल दैट मींस परमानेंट। बात समझ आती है? अब आते हैं किस तरफ? लॉ। क्योंकि हमें तो फर्क क्या समझना है, वो भाई लिख रहा था मुझे, लॉ और फैक्ट में लिख 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 यार, लिख, बढ़िया बच्चा तो लिख, लॉ और फैक्ट में फर्क। अभी हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। पहले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अच्छा, दुनिया की नजरों में एज पर लॉ लीगली अपॉइंट कौन हुए थे पीएम? मनमोहन सिंह जी। सच्चाई क्या था, उनको चला कौन रही थी? सोनिया गांधी। फैक्ट। लॉ कौन था? मनमोहन सिंह जी। फैक्ट क्या थी? आई होप लॉ और फैक्ट में फर्क क्लियर हो गया, दिमाग में जोर तो नहीं पड़ा? पक्का? आगे बढ़े। जो दो चीजें होती है मैं पहले बता रहा हूं, एक होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। क्लियर? ऑल क्लियर वाली सिचुएशन तो नहीं है, घुटने पे जोर तो नहीं पड़ रहा? चलो, लॉ और फैक्ट में फर्क क्लियर हो गया। हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, क्या क्या? लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडी। मैंने लॉ और फैक्ट की बात क्यों करी है मैं बात करूंगा। अब हम लीगली बात करते हैं। हमारे इंडिया में 3 तरीके के कोर्ट तुम्हारे को बचपन से सिखाए जा रहे होंगे। सबसे लोअर लेवल पर होते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पे जब केस लड़ा जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ प्लस फैक्ट दोनों के बेस पे लड़ा जाता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ केस लड़ा जाता है, फैक्ट के बेस पे केस नहीं लड़ा जाता। अब इसका क्या मतलब है यार समझना। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मीन सेक्शन ए बोल रहा है, आप जज को बोल रहे हो सर सेक्शन ए बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट मीन सर मैंने उस टाइम ऐसा होता हुआ देखा था। फैक्ट। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक हो वहां पे लॉ और फैक्ट दोनों से जाएंगे। जब तक आप, अगर आप केस नीचे हार गए और अब आप अपील करने कहां गए हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतना वेला नहीं है, वो बोलेगा सेक्शन बोल रहा तो आगे की बात करो वरना मत करो, फैक्ट नहीं सुनने। बात समझ आ रही है? सब ये तो सिखा देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। क्या वहां पे तुम्हारे केस स्ट्रॉन्ग होएगा या और लटक जाएगा? और लटकने वाले हालात है कि लोअर पे तुम्हारी दोनों चीजें सुनी जा रही थी, तुम क्या चाह रहे हो और लॉ क्या बोल रहा है। जैसे ही केस अपर पे जाएगा वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लॉ केस को डील करेंगे, फैक्ट आपके नहीं सुनेंगे। आपको नहीं बोलने दिया जाएगा कि भाई सेक्शन आपने क्या देखा था, कैसे हुआ था, नहीं। लॉ ये बोलता है ऐसा हो सकता है तो बात खत्म करो आगे। लेकिन ऐसा कब होता है मैं इस पे भी बात करूंगा। चलो पहले इस पे आते हैं, हायरार्की पे आते हैं। फिर अब हम किस पे आ रहे हैं? थर्ड बॉडीज पे। कौन सी? जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज देखो, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये पूरे इंडिया में एक ही होता है। अच्छा, जो मैंने साइबर लॉ करा है, जो मैंने थोड़ा पहले बोला, मैंने यहीं से करा है। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिसर्च सेंटर है, ILI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। इसके तो टोटल में 60 सीटें होती है पूरे इंडिया में। मेरा 52 मेरिट नंबर था इसके अंदर जब मैंने करा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही सामने बिल्डिंग है ILI की। तो मेरा शाम को 6 से 9 कॉलेज हुआ करता था, 1 साल का कोर्स था। तो मैंने शौक में कर लिया था उस टाइम। तो मेरे को पता नहीं था साइबर लॉ होता है क्या। बस 2 दोस्तों ने कहा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा, एग्जाम एंट्रेंस का मैंने भी भरा, उनका नहीं निकला, मेरा निकल गया। तो जिनके कहने पे गया था वो तो जा नहीं पाए, जिस मेरा निकल गया मैंने कर लिया, चांस की बात है हो भी गया। उसके बाद नौकरी कभी मेरे से होनी नहीं थी। मेरे को पता था कि कोई मेरे को बोल दे काम कर दे वही मैं नहीं करता, तो मेरे को पता था मैं नौकरी करूंगा नहीं। तो फिर इस चक्कर में मैंने कभी साइबर लॉ वाली फील्ड ज्वाइन नहीं करी। अदरवाइज साइबर लॉ का इंडिया में आज की डेट में स्कोप बहुत है। चलो, सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट। देन इसके नीचे क्या आते हैं? तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। देन इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। अच्छा, मैं हाई कोर्ट्स लिख रहा हूं, कोर्ट नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि जनरली हर स्टेट का एक होता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक ही है। कहां पे? दिल्ली में, प्रगति मैदान में। और फिर हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है। फिर इसके नीचे ना 2 कोर्ट आते हैं जो आपको टीचरों ने सिखाई नहीं आज तक, आपको सिर्फ एक ही सिखाया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे 2 होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। सुना है कभी सेशन कोर्ट? सुना कभी? सुना है? शाबाश, जिसने सुना है फिर वो बताएगा भी क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और
सेशन कोर्ट्स, ये जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं। मैंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट हर स्टेट में जनरली कितने होते हैं? 6। हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का 1 और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का 1। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट, शाबाश। नॉर्मल, फिर आज इस पे भी बात करेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क होता है, भी उस पे भी बात आएंगे। चलो पहले इसने बच्ची ने बात तो बिल्कुल सही बोली है, सेशन कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल केस लड़े जाते हैं। अगर क्रिमिनल केस है तो कहां जाएगा? सेशन कोर्ट में। अगर सिविल केस है तो कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं हम सिविल लॉयर हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम क्रिमिनल लॉयर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से केस जाते हैं? सिविल केस। और सेशन कोर्ट में कौन से केस जाते हैं? क्रिमिनल केस। अच्छा, अगर आप इधर से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट पे। जब हाई कोर्ट में अपील जाएगी तो यहां पे सिविल और क्रिमिनल दोनों लड़े जाते हैं। और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल दोनों लड़े जाते हैं। अब मैं समझाने क्या बोला, बड़े बात बड़े ध्यान सुनना। देखो, अगर केस, मैंने बोला कि यहां जो लोअर लेवल वाले कोर्ट होते हैं, यहां पे जो केस होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ प्लस फैक्ट दोनों पे लड़े जाते हैं। लॉ एंड फैक्ट। अच्छा, लॉ एंड फैक्ट में फर्क में समझा दिया मैंने। लॉ मींस कि सेक्शन ऐसा बोल रहा है सर, आपका वकील क्या बोल रहा है जज को, सर देखो सेक्शन ऐसे बोल रहा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। फैक्ट क्या होते हैं? आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, प्लीज मेरे को छोड़ दो। दैट इज कॉल्ड फैक्ट। लोअर लेवल पे दोनों चीजें सुनी जाएंगी, सेक्शन क्या बोल रहा है प्लस आप क्या बोल रहे हो। यहां पे अगर आप हार गए और अब आप अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो यहां पे खाली केस किसके बेस पे लड़ा जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ओनली। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे खाली किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। फैक्ट नहीं सुने जाते, फैक्ट नहीं सुने जाते। लेकिन हम इसमें एक चीज क्या बताने वाला, बड़ा ध्यान सुनना। हाई कोर्ट में भी कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे फैक्ट सुने जाते हैं। सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। हाई कोर्ट पे ना 2 तरीके के केस जाते हैं। एक वो वाले केस कि आप लोअर से हारे और ऊपर अपील करने गए, वहां पे खाली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ केस लड़ा जाएगा, फैक्ट नहीं सुने जाएंगे। कुछ केस ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन हाई कोर्ट पे ही जाते हैं, लोअर पे जाते ही नहीं। मतलब उनकी सीरियसनेस इतनी ज्यादा है कि फ्रॉम द डे वन शुरुआत उसकी कहां से हो रही है? हाई कोर्ट से हो रही है। तो वहां पे लॉ और फैक्ट दोनों सुने जाएंगे हाई कोर्ट में। मैंने क्या बोला, बात समझ आई है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि फ्रॉम द डे वन सुप्रीम में जाएगा, पहले तो हाई में जाएगा। तो पहले समरी बनाते हैं क्या, कि अगर सर डिस्ट्रिक्ट में केस जाएगा तो हमेशा ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट जाएगा। अगर आप हार गए, आप अपील कर रहे हो, तो हाई कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ही जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट बात नहीं सुनी जाएगी, अगर केस अपील की फॉर्म में गया तो। अगर फ्रॉम द डे वन ही केस हाई कोर्ट में गया, नीचे गया ही नहीं, तो यहां पे लॉ और फैक्ट दोनों सुने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट तक तो सिर्फ बचती नौबत किस चीज की है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। बात समझ आ रही? ये तो गई हायरार्की। अब मैंने बोला कि सर डिस्ट्रिक्ट में सिविल केस जाते हैं, सेशन में क्रिमिनल केस जाते हैं, तो इसीलिए ना अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं। जज और मजिस्ट्रेट में फर्क समझ लेते हैं। कभी सुना होगा ये बोलते हैं जज है और कभी बोलते हैं मजिस्ट्रेट है। बोलते हैं मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। हिंदी में बोल रहे हैं दंडाधिकारी, मतलब जो दंड देगा, पनिशमेंट देगा। और पनिशमेंट जेल कहां जाते हैं? क्रिमिनल केसेस में। इसका मतलब जब केस क्रिमिनल के होगा तो केस किसके पास जाएगा? मजिस्ट्रेट पे। तो मजिस्ट्रेट कौन से केसेस देखते हैं? क्रिमिनल केसेस। जज को हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश, जो न्याय देगा। और इसके अंदर न्यायाधीश बोल रहे हैं, न्याय खाली आपको, अच्छा न्याय तो वैसे मर्डर वाले केस में भी होता है, लेकिन उसके लिए सेपरेट दंडाधिकारी बनाया है ना। तो जो नॉर्मल सिविल केस देखते हैं हम क्या बोलते हैं? जज। बात समझ आ गई? अच्छा, एक शब्द और होता है। अच्छा, ये जज और मजिस्ट्रेट तो कहां हो गए? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस होते हैं, सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट्स होते हैं। जो ऊपर वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, यहां पे जो लोग बैठते हैं हम बोलते हैं जस्टिस। इन्हें ना जज बोलते हैं ना मजिस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जस्टिस। क्योंकि इनके अंदर यह माना जाता है कि सर इन्होंने जो न्याय दे दिया वो अपने आप में बहुत बड़ा न्याय है, अब ऊपर जाने का स्कोप नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल कहा यह जाता है कि ये इतना बड़ा न्याय है कि इनसे ऊपर जाने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं कहां पे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे। यहां पे जो लोग बैठे हैं हम क्या बोलते हैं? जस्टिस। और लोअर लेवल में सिविल लेवल में जो केस देख रहे हैं वो कौन होगा? जजिस। और क्रिमिनल लेवल के जो केस देख रहे हैं वो कौन होगा? मजिस्ट्रेट। आई होप आपको जज और मजिस्ट्रेट में फर्क समझ आ गया, जस्टिस में भी फर्क समझ आ गया।
और सिविल और क्रिमिनल केस के बारे में बात करते हैं। सिविल और क्रिमिनल केस में क्या फर्क है? हम बोल तो दिया कि हमने सिविल केस वहां जाएगा, क्रिमिनल वहां। सिविल और क्रिमिनल केस में क्या फर्क होता है? इतना तो क्लियर है, मैं ये तो जानता हूं मेरे बिना बताए। अब तो आईपीसी बचा ही नहीं, अब तो यार, अब तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नए लोग आ गए ना मीडिया में, सीआरपीसी आईपीसी सब खत्म हो गए अब 1 जुलाई से। तो सही है, मैं सब नहीं जाता, मैं बात करूंगा अभी उसके ऊपर। तो बिल्कुल सही है कि आईपीसी जाता क्रिमिनल केस में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लॉ का इंडिया में कोई रेलेवेंस रही नहीं। 1 जुलाई से अबॉलिश हो गए सारे लॉ इंडिया में। कुछ बोल रही थी, बोल रही थी, नहीं बोल रही थी? अच्छा, तू भी नहीं बोल रही थी, भी नहीं बोल रही थी? अच्छा, मैंने सुन लिया, तू कुछ बोल रही थी? अच्छा, पीछे से अपने आप आवाज आ रही है मेरे को। अच्छा, कोई तो कुछ बोला था, ये बोल रही थी ना, फिर देख चुप हो गई। बोल, क्या बोल रही थी? जो सबके नहीं, जो सबके सामने मर्डर कर देता है वो क्या होता है? क्रिमिनल केस। अच्छा, मैं छुप क्या करूंगा तो सिविल केस? ये तो नहीं, जो सबके सामने मर्डर कर दे वो क्रिमिनल केस। तो मैंने कहा छुप के कर रहा हूं, मैं सबके सामने नहीं कर रहा, घर में मारूंगा उसको घुस के, छुप छुप के, कोई देखे ना। सिविल केस वो भी क्रिमिनल है, मैं सबके सामने तो नहीं कर रहा। शाबाश, अच्छा, चलो, गुड गुड गुड। जो बोल दे लड़की सही है, ये नहीं मतलब कोई भी आ गया जज और मजिस्ट्रेट। अब इस पे आते हैं। मैं ना ऐसी कैटेगरी बनाता हूं, तीन कैटेगरी बनाते हैं इसको पढ़ने से पहले। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल है, कुछ केसेस ऐसे हैं जो फ्रॉम द डे वन सिविल है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपकी चॉइस है कि आप उसे क्रिमिनल बनाओ या सिविल बनाओ। क्या बोला मैंने? कितने तरीके के केस? तीन। फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल, फ्रॉम द डे वन सिविल, फ्रॉम द डे वन आप पे चॉइस है कि आप उसे सिविल के एंगल में लेके जाना चाहते हो या क्रिमिनल के एंगल में। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मर्डर, डकैती, रेप, फ्रॉम द डे वन क्रिमिनल। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने मेरा माल सप्लाई नहीं करा, चल भी उसे जेल भिजवा देंगे, सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो नुकसान, उसके पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। हम रोड पे जा रहे थे, उसने मेरी बैकलाइट तोड़ दी गाड़ी, सिविल के। बात समझ आती है? मैं अपना घर बना रहा हूं, सामने वाले की नई दीवार पेंट हुई है, अपने घर का सीमेंट का ट्रक उसकी दीवार पर लोड करवा दिया, उसकी दीवार गंदी हो गई सामने वाले की। मैं पान खाता हूं, सामने उसकी दीवार पर थूक दिया, सिविल केस। ये कॉमन है इंडिया में। हमारा डॉगी है, उसकी दीवार पे सूसू करवा दिया, नई दीवार अभी पेंट हुई, सिविल केस बन सकता है। कुछ केस, अच्छा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसकी वायलेशन कर दी, सिविल केस। क्रिमिनल केस, मर्डर, डकैती, रेप, सिविल केस। कुछ केस ऐसे हैं जहां पे फ्रॉम द डे वन आपकी चॉइस है कि आप उसको सिविल बनाओ या क्रिमिनल। एग्जांपल लेके बात करते हैं, सुनना ध्यान से। पहले मैं क्रिमिनल और सिविल में डिस्टिंक्शन क्लियर करता हूं। इफ योर मेन एम इज टू पनिश समवन, देन दैट इज क्रिमिनल लॉ। इफ योर मेन एम इज टू क्लेम ओनली डैमेजेस, देन दैट इज सिविल लॉ। मैंने क्या बोला? अगर आपका मेन एम सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना है या पनिश करना है, दैट इज। अगर आपका मेन एम खाली कंपनसेशन लेने से सेटिस्फेक्शन है, तो कौन सा लॉ? सिविल लॉ। ठीक है। मैंने किसी को 2 लाख रुपए का माल सप्लाई करा हुआ था, उसने मेरे से पेमेंट ली थी, उधार पे माल लिया था, वो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा 2 महीने से। अब मैं उस पर एक्शन लेना चाहता हूं। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे? पैसे मिल जाए टाइम पे, और जितना उसने डील करा उसका, क्या मैं ये चाहता हूं उसको जेल में भेजा जाए? वो तो अगर नहीं मिलेंगे तो भिजवाऊंगा, आखिरी में आखिरी एक्शन तो वही है, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव अभी भी क्या है? पैसे। दिस इज सिविल लॉ। इसका मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एट सेल ऑफ गुड्स इज अ सिविल लॉ। ये भाई मैंने बताया भी क्रिमिनल है, इसने इसका मर्डर कर दिया, ये इसका बहुत बड़ा जिगरी है, दोस्त है। अब ये क्या चाहेगा कि भाई इसने मेरे दोस्त का मर्डर करा, इसको भी सजा मिलनी चाहिए, कहेगा 5 लाख रुपए में चुप हो। हो भी सकता है वैसे तो, है ना? हो सकता है पैसे लेके चुप हो जाए, ब्राइब लेके। लेकिन नॉर्मली अगर किसी के फैमिली का मेंबर का मर्डर हो जाए, तो वो सामने वाली फैमिली क्या चाहती है? सामने वाले कोर्ट जज से कि मेरे को पैसे दे दे, या सामने वाले को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? पनिशमेंट। अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपका मेन एम किसी को फ्रॉम द डे वन क्या है? सजा दिलवाना है, क्रिमिनल लॉ। मेन एम क्या है? कंपनसेशन लेना, दैट इज सिविल लॉ। अब बात करते हैं कि सर जहां पे मेरी चॉइस है कि मैं सिविल और क्रिमिनल बनाऊं, उसका एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक 200 गज का प्लॉट है, बहुत बड़ा, और उस प्लॉट पे ना इस भाई ने कब्जा कर लिया है, नहीं तो मर चुका है, इस वाले भाई ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, 200 गज का प्लॉट है, और उस पर इस वाले भाई ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया। 10 साल से भाई खाली नहीं करके दे रहा उस प्लॉट को। मैं रोज इसके पास जा रहा है, रोज मेरे को भगा देता है किसी भी तरीके से, बदमाश बुला के, लेकिन खाली नहीं करता।
अब जब ये खाली नहीं कर रहा, अब मैंने कहा किराया तो दे दे भाई, कह रहा वो भी नहीं दूंगा, जा अभी किराया भी नहीं दे रहा। और इसका लाइव एग्जांपल देखना तो जाके चांदनी चौक सदर बाजार की गलियां देख लो, जहां पे पगड़ी पे दुकानें दी हुई थी जमाने पहले, आज ना वो खाली करते हैं ना वो किराया देते हैं, और किराया देते हुए तो 200 रुपए महीना, 100 रुपए महीना। तो लेने वाले को भी बेइज्जती में सोचते, वो लेने भी नहीं जाता, वो देने भी नहीं जाता। अब इसमें 10 साल से जगह खाली खाली नहीं कर रहा। अब मेरे पास देखो दो तरीके के बंदे होंगे यहाँ पे, अब मैं कोर्ट केस करने जा रहा हूं इसके ऊपर। एक बंदा ऐसा होगा जो कहेगा भाई मेरे को 10 साल से मेरी जगह ये है, कब्जा हुई हुई है, मेरी इस जगह को खाली करवा दिया जाए, प्लस मेरे को 10 साल का रेंट दिलवाया जाए विद इंटरेस्ट। क्या मैं कहीं से भी इसको जेल भिजवाना चाह रहा हूं? दिस इज ओनली सिविल लॉ। कैटेगरी 2, मैं जज को जाकर बोलता हूं सर एक तो मेरे को 10 साल का किराया दिलवाया जाए, प्लस इसको जेल के अंदर कराया जाए, साले ने ऐसी हरकत करी, दोबारा इसके ऐसी करने की हिम्मत ना हो और आसपास किसी और की भी हिम्मत ना हो, ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। क्रिमिनल लॉ। मैं इससे कंपनसेशन प्लस जेल इसको दोनों चाह रहा हूं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी। अच्छा एक चीज और सुन लेना, मैं 3 कैटेगरी क्लियर कर देता हूं। अगर आप किसी लॉ में सामने वाले को खाली जेल लिखी है तो वो क्रिमिनल लॉ, खाली फाइन लिखा है सिविल लॉ, जेल प्लस फाइन दोनों है तो क्रिमिनल लॉ में आएगा। किसमें आएगा? जैसे वैसे लिखा हुआ लॉ में कि भाई उसको 5 लाख का जुर्माना प्लस 6 साल की सजा या 5 साल की सजा, क्रिमिनल लॉ। खाली 5 साल की सजा, जुर्माना कोई है ही नहीं, क्रिमिनल लॉ। खाली 5 लाख रुपए जुर्माना, सजा की कोई बात ही नहीं है, सिविल लॉ। समझ आ रही है बात? तो ये जो कैटेगरी थी सेकंड वाली, अगर मैं उसको पैसा भी मांगना चाह रहा हूं उससे, प्लस उसको मैं जेल भी भिजवाना चाह रहा हूं, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रिमिनल लॉ में। तो इसका मतलब है वो कैटेगरी हो गई जहां पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं सिविल लॉ बनाऊं या क्रिमिनल लॉ बनाऊं। तो अब हमारे क्लियर हो गया सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या है। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क लिखो लोगे अपने पास? लिखो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या है, लिखवा रहा हूं है। डेफमेशन सिविल लॉ, किसी का डिफेम करा सिविल लॉ लिखो। लेकिन अगर उसके डिफेम होने से तुम इतना ज्यादा डिफेम कर दिया कि तुम्हारे खानदान में किसी ने फांसी कर ली, मान लो हमने बोल दिया कि भाई डिफेमेशन तुम छोटा डिफेमेशन नहीं होता, बड़ा डिफेमेशन होता है, भाई उसकी बीवी का किसी और से अफेयर है, आपने डिफेम कर दिया उसकी बीवी को, और उसके चक्कर में उस लड़की के घर वालों ने, उस लड़की ने खुद ही सुसाइड कर ली, तो वो था तो डिफेमेशन, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया? तो डिफेंड करता है। डिफेमेशन सिविल में भी आ सकता है, लेकिन ओरिजिनली डिफेमेशन खाली किसमें होता है? सिविल में कंपनसेशन। लेकिन उस डिफेमेशन से किसी की इस हद तक नौबत आ गई कि तुम्हारी वजह से उसको जेल तक जाना पड़ गया, या उसके घर का कोई बंदा मर गया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिमिनल में। तो हम सिविल और क्रिमिनल लॉ में फर्क लिख रहे हैं, जरा लिखो। इफ योर मेन एम इज टू पनिश समवन, इफ योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू punish someone, then it is criminal law. If your main objective is to punish someone, then it is criminal law. And if your main objective is to claim damages only, and if your main objective is to claim damages only, then it is civil law. Then it is, तो पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ योर मेन एम इज टू पनिश समवन देन इट इज क्रिमिनल लॉ, इफ योर मेन एम इज टू क्लेम डैमेजेस ओनली देन इट इज सिविल लॉ। क्लियर? हमारी अब जाके पहली कैटेगरी खत्म हुई है। हाँ भाई, लॉ कौन बनाता है और फिर उनके साथ इन सबका क्या रोल था वो भी समझ लिया। अब सेकंड कैटेगरी पे मूव कर रहे हैं, लॉ बनता कैसे। फिर थर्ड कैटेगरी पे जाएंगे, लॉ होता क्या। पहली कैटेगरी क्लियर हो गई सबको, सेकंड पे मूव करते हैं। आओ अब हम बात करने जा रहे हैं लॉ बनता कैसे। तो मैं ना लॉ बनता कैसे इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले हम पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस समझ लेते हैं, पार्लियामेंट कैसे बनाती है, फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग प्रोसेस समझ लेंगे, वो कैसे बनाते हैं। चलो हाय लिखो भाई, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस बोलू। देखो पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, हम बात करें जैसे कंपनीज एक्ट है। अच्छा मैं पहले इसको एक ये भी लिख देता हूं यहां पे, जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, तो यहां पे 2013 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉ इंडिया में कब आया होगा? 2013 में। एक्ट का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है लॉ, इसके अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस। हालांकि लॉ और एक्ट में फर्क होता है, भी आगे जाके बात करेंगे। लॉ और कंपनीज का मतलब लॉ किस में डील करता होगा? कंपनीज में डील करता होगा। एक चीज याद रखना, एक्ट
का ए हमेशा कैपिटल होगा, अगर स्मॉल में होगा तो एक्टिविटी हो जाएगा। एक्ट का ए हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल में होगा। अगर स्मॉल में होगा तो क्या कहलाएगा, एक्टिविटी। हम कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्या है, एक्टिविटी। तो ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि सर ये एक्ट बनता कैसे है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है। इस ड्राफ्ट को कौन बनाता है, ड्राफ्ट कौन रेडी करता है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का हेड। मेरे मुंह से शब्द सुन लो, मैंने क्या बोला है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का हेड। अब रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री क्या होती है वो समझा रहा हूं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो इंडिया में मिनिस्ट्री डील कर रही है वो बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो हेड होगा, उस बिल को लॉ मेकर्स की टीम बनाई जाएगी, उसके बैठ के रेडी वो करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड हर साल बजट पास होता है, उस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो उस बिल को रेडी करेंगे। तो बिल कौन बनाता है, जो उस लॉ की मिनिस्ट्री होगी, और मिनिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव बॉडीज अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, तो उसके लॉ का बिल कौन रेडी करवाते हैं, वो पास कहां से होगा, वो पार्लियामेंट से। लेकिन उसका बिल रेडी कौन करवा रहा है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का हेड। साथ में कौन बैठता होगा, लॉ मेकर्स की टीम बैठती होगी पूरी। आज की डेट में मिनिस्ट्री का हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दोनों की हेड एक ही, निर्मला सीतारमण। चलो आगे कुछ नहीं बोलना दीदी के बारे में, बहुत अच्छी है ना निर्मला सीतारमण, नहीं अच्छी, क्या बात करती। बिल, सबसे पहले उस बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। फिर उसको क्या करेंगे, बिल को आग लगा देंगे, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं, ओहो शाबाश, कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले वो बिल होगा, बिल का मतलब क्या है, ड्राफ्ट लॉ। फिर उस बिल को क्या करेंगे हम, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट दिलवाएंगे इसके ऊपर। वैसे बीच में कुछ प्रोसेस और भी होते हैं, पब्लिक कमेंट से मंगवाना, ये वो फलाना ढमकाना, मेन बातों पे आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या दिलवाएंगे, कंसेंट दिलवाएंगे। कंसेंट का मतलब क्या होता है, वो इसके ऊपर अपने साइन कर देंगे, इसको हम असेंट भी बोलते हैं। जैसे ही उन्होंने इस बिल के ऊपर पे साइन करे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। मेरी राइटिंग बल्ले पड़ रही है, चलो शुक्रिया। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। फिर उस बिल को, जब मैं लिखता था ना बचपन में, राइटिंग तो मेरी बचपन से गंदी है क्या, तो जब मैं लिखता था तो होता क्या था कि मेरी माँ कहती तेरे पास क्यों करना, कि मैंने तो यार टेंशन है। और जब रिजल्ट आया ऑल इंडिया टॉपर, तो मेरी माँ कहती मुझे चेक करके ही नहीं होना। मतलब मेरी माँ को इतना भरोसा था मेरे ऊपर कि कोई भी टॉप कर सकता है, मेरा लड़का नहीं कर सकता। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दी, साइन करे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। इसके बिल तो बन गया, एक्ट तो बन गया, लॉ तो बन गया। अब फेंक दे रोड पे, क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करा जाएगा, यहां से कहानी चालू होने वाली। पहले तो हम लॉ बनाने का प्रोसेस की बात करते हैं। कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होगा, बिल, एक ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा। उस बिल को क्या करेंगे हम, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे भी दोनों हाउस से पास हो, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। जैसे प्रेसिडेंट साइन करेंगे उसका तो बिल, एक्ट तो बन गया। अब आता है कि सर ये लॉ बन गया तो क्या इसको इफेक्टिव अभी कर देंगे या कुछ टाइम के बाद इफेक्टिव किया जाएगा, उसका कोई टाइम आता होगा। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए ना जब ये लॉ बन जाता है तो इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। कहां पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र। अच्छा, जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या है, ये भारत सरकार की एक वेबसाइट है, भी दिखाऊंगा तुम्हारे को, पता नहीं अगर यहां पे अभी नेट चलता नहीं चलता, वाईफाई तो आ रहा है, egazette.nic.in। भारत सरकार की एक वेबसाइट है ये, egazette.nic.in। इंडिया में कोई भी जब नया लॉ बनता है वो इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। किस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, egazette.nic.in। अभी दिखाऊंगा ये वेबसाइट कहां पे आता है, किस जगह से आता है। तब होगा क्या, अब सुनना, मान लो प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को असेंट दी है 1/1/2024 को। इसका मतलब एक्ट कब बना है, कोई भी लॉ 1/1/2024 को। अब मान लो इसको ऑफिशियल गजेट के अंदर सेम डे पब्लिश कर दिया गया। पब्लिश करने का मतलब क्या है, इस वेबसाइट पे भारत सरकार की सेम डे अपलोड कर दिया,
किया, कब अपलोड करा गया? 1/1/2024 को मान लो इसको पब्लिश कर दिया गया, कहां पे? ऑफिशियल गजट में। और पब्लिश करने के बाद मान लो इसके अंदर इफेक्टिव डेट लिख दी कि भाई ये हमने पब्लिश तो आज करा है, लेकिन जो इसकी इफेक्टिव डेट है वो है 1 जून, या मान लो इफेक्टिव डेट है मान लो 10 जून, एग्जांपल लेके बात करें, 10/6/2024, तो ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर ऐसी कोई डेट नहीं बताई गई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। क्या बोला मैंने, फटाफट समअप करते हैं। कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होगा, उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन दिलवाएंगे, देन उसके बाद एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद क्या होगा, अभी वो इफेक्टिव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लॉ बना है। इफेक्टिव करने के लिए क्या करा जाएगा, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद अगर उसमें पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताई गई है कि भाई ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा, तो उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अगर ऐसी कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो पब्लिश किस दिन किया गया था, 1/1/2024 को, तो उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा, उसी दिन से मतलब इंडिया पे लागू हो जाएगा। और अगर कोई डेट बताई गई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे हमारे एग्जांपल मैंने डेट दी है क्या, 10/6/2024, तो इस डेट से इफेक्टिव होगा। अभी मैंने तुम्हारे को बोला कि ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। अब इसे क्यों बोलते हैं भारत का राजपत्र, इसका लॉजिक बताता हूं। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था तो लॉस पता कैसे बनते थे, एनिमल्स की स्किन काट कर बनाए जाते थे, पत्थरों पे लिखकर बनाए जाते थे। इसीलिए तुमने कभी सुना होगा कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब लॉ एक बार पत्थर पे लिख दिया जाता था उसको मिटाया नहीं जाता था। तो वो लॉजिक था, इसलिए वो कहते थे कि जुबान क्या है, पत्थर की लकीर, क्योंकि जो लॉ पत्थर पे लिखा गया वो मिटेगा नहीं। अब वो सुनना इसका प्रोसेस कैसे चलता है। राजा को, अच्छा वैसे तो एक बार जब राजा बन जाए तो उसके बाद तो फिर उसकी जनरेशन चलती चली जाती है आगे आगे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम राजा उसको चुनती कौन है, प्रजा। आपस में से वही सिलेक्ट करते हैं इसको कि भाई इस बंदे को राजा बनाना है हमारे पूरे गांव का, जो पूरा ध्यान रखेगा। अच्छा, राजा को चुनती कौन है, प्रजा। राजा ने लॉ बनाया। अब उस टाइम पे नेट इंटरनेट वाईफाई थोड़ी होते थे, तो उस टाइम पे जो राजा के सेवक होते थे जो उसके राजमहल में काम करते थे, वो उस पूरे लॉ को जो बनाया जाता था पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहते थे, राजा का, मतलब उस टाइम के लॉ को क्या बोलते थे, राजा का राजपत्र। आज में राजा कौन है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट। चुना किसने, प्रजा ने। और कहा जाता है भारत का राजपत्र। भारत का राजपत्र क्यों बोलते, बल्ले पड़ गया इसको। ठीक है, अब तो तुम्हारे को भारत की e-gazette.nic.in की वेबसाइट दिखाते हैं, ये लो चलती है तो। पहले दिखाता हूं हमारे को, हम जो सबसे ज्यादा रियल लाइफ में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये है, चलो सल्यूट करो, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमारे को कुछ भी करना होता है तो हम कहां आते हैं, एमसीए की साइट पे आते हैं, अगर हमें कुछ भी निकालना होता है। इन्होंने पोर्टल का इंटरफेस चेंज कर दिया, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ई बुक्स, इंटरफेस। अच्छा, नीचे एक और बंदा भी आ रहा है बहुत फेमस, कौन है, निर्मला सीतारमन। क्या है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोला था मैंने, तो दोनों के मिनिस्टर कौन है। अच्छा, बजट भी अनाउंस कर रही थी, मिनिस्टर फाइनेंस के मिनिस्टर भी कौन है, निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर भी कौन है, निर्मला सीतारमन। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, जिनको डिफेंस का दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, इनको फाइनेंस का भी दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये इनकी खासियत है क्योंकि ये बहुत बड़ी ओरेटर थी। ओरेटर समझते हो, आज तुम्हारे को इनका सच्चाई बताता हूं कि ये बनी कैसे। ओरेटर समझते हो, कौन होता है ओरेटर, वेरी नाइस। जो बड़े बड़े, जो बोलने में खुद अच्छे होते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं की स्पीच लिखते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ओरेटर। जो खुद अच्छा बोलते हैं, जो बड़े बड़े नेताओं की क्या लिखते हैं, स्पीच। तो जैसे केजरीवाल की स्पीच लिखना, या जितने बड़े बड़े जो नेता है, जैसे मोदी सर, मोदी जी की स्पीच ये लिखती थी, ये स्पीच लिखा करती थी उनकी, तो उनको लगा ये लिखती बहुत बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, लिखती भी बढ़िया, शब्द भी बढ़िया है, तो कहां डाल देते हैं इसको, मिनिस्ट्रीज में, हमारा काम करेगी, काम ही कर रही है। चलो, तो यार इनके यहाँ पे ना पोर्टल इंटरफेस ढंग से नहीं खुल रहा है इनकी वेबसाइट की। वरना मैं तुम्हारे को, हम एमसीए में कहाँ डाउनलोड करते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्होंने पोर्टल को चेंज करा है, नोटिस, ये रे सर्कुलर्स,
नेट ही नहीं चल रहा यार इनका। मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर हमें कुछ निकालना इस वेबसाइट से निकालते हैं, वो कॉलम ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ना इनका नेट चल रहा। तो मैं चलो मेन दिखा देते हैं, ई गजेट वाली साइट जिसपे हमने मेन जाना है। जो तुम्हारा कोई भी इंडिया में नया लॉ बनता है वो कहाँ आता है, यहाँ ई गजेट। ये रहा ई गजेट होम, ई गजेट डॉट एन आई सी डॉट इन। नीचे आ जा भाई, ये देखना अभी नीचे ही नहीं आ रहा। यही दिक्कत है इनके, वो ही नहीं चल रहा ना, नीचे ही नहीं आ रहा, ना ये ऊपर जा रहा ना ही नीचे आ रहा। सिर्फ एक ही चीज ऊपर नीचे हो रही थी, वही है। हाँ ये हो रहा ऊपर नीचे, वो नहीं हो रहा ऊपर नीचे। चलो यार सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारी किस्मत बुरी है। लेकिन तुमने वेबसाइट देख ली ना, इंडिया में कोई भी नया लॉ आएगा वो इस वेबसाइट पे आएगा। नीचे की तरफ जब तुम जाओगे ना, यहाँ पे एक बोलेगा क्लिक करके अपडेट, जैसे तुम करोगे उसका सारे लॉ दिख जाएंगे, अपलोड हुए यहीं पे। ये नीचे ही नहीं जा रहा तो मैंने स्लाइड क्या करूँ, ये देखना ना ऊपर हो रहा ना नीचे हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, स्टिल हो गया। छोड़ दो, समझ आ गई, है भारत सरकार की वेबसाइट। लेकिन अल्टीमेटली काम कैसे करती है तुम्हारे को ये समझ आ गया कि कोई भी लॉ बनेगा तो वो कहां जाएगा, इस वेबसाइट पे जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ई गजेट, ये वाली वेबसाइट थी। और ये कैसे इफेक्टिव होगा समझ आ गया। कोई भी लॉ बनने से पहले क्या है, बिल, उसके बाद बोथ हाउस पार्लियामेंट से पास कराएंगे, देन प्रेसिडेंट के साइन करवाएंगे, देन वो एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद से क्या करा जाएगा, ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताई गई तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ये कौन सा वाला लॉ सीखा, पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस सीखा। अब हम किसका सीखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का। अब इस पे आते हैं आगे, आओ लिखो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज है। देखो इसके अंदर भी कंसेप्ट सेम है। सबसे पहले वो क्या होगा, बिल होगा। बिल का मतलब क्या है, ड्राफ्ट लॉ। देन उसके बाद इसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास नहीं कराया जाएगा, इसको बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाएगा। बताएगा कोई मेरे को कौन है दो हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेज कौन से हैं पता है, विधानसभा विधान परिषद। देखो विधानसभा के तो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। फिर उसके बाद अब इसको प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, इसको गवर्नर ऑफ स्टेट साइन करेगा। जो स्टेट का गवर्नर है वो साइन करेगा इसके ऊपर। गवर्नर ऑफ स्टेट क्या देगा, असेंट देगा। देन उसके बाद सेम चीज है, खत्म। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। बस आगे का प्रोसेस सेम। अगर उसको कहां पब्लिश किया था हमने बनने के बाद, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। इसको पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में। हर स्टेट की अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट। स्टेट में क्या करेंगे, इसको पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। प्रोसेस सेम है। हाँ भाई, तो फटाफट रिपीट करो। पहले पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस कौन बनाता है, मैं। सबसे पहले उसको बिल को बनाया रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के हेड ने। उसके बाद बिल को क्या करा, कहां भेजा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। उसके पास होकर फिर कहां भेजेंगे, जब वहां से साइन होगा तो क्या होगा, एक्ट बन गया, यस बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, इफेक्टिव कब से होगा, इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ये तो किसकी बात होगी, पार्लियामेंट की बात है, स्टेट लेजिस्लेचर वाले लॉ मेकिंग प्रोसेस पे। इसमें सबसे पहले बिल कौन बनाएगा, वही इनका रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का है जो स्टेट के अंदर डील कर रहा होगा उस लॉ में। प्लस इसके बाद उसको कहां भेजेंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पे, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पे। कौन कौन से हैं वो, विधानसभा और विधान परिषद। यहां से पास हो गया, किस पे जाएगा वो, प्रेसिडेंट पे, गवर्नर ऑफ स्टेट पे। गवर्नर ऑफ स्टेट ने सेंट दे दी, क्या हो गया, काम हो गया, एक्ट तो बन गया। अब इफेक्टिव कब से होगा, पब्लिश कहां करेंगे, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में, ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में। पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया तो उसी डेट से इफेक्टिव होगा। दो कंसेप्ट खत्म हो गए आज की क्लास में। क्या क्या, लॉ बनाता कौन है, बनता कैसे है। तीसरा कंसेप्ट अब सीखने जा रहे हैं, लॉ होता क्या। प्रेसिडेंट के साइन वाला कंपनी एक्ट इफेक्टिव हुआ था 2014 से, लेकिन हम बोलते क्या उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन कब करे थे, 2013। ठीक है जी।
तो इस बच्चे का क्वेश्चन लॉजिकल है, समझ आ गया कि अगर जो एक्ट के ऊपर डेट जो हम बोलते हैं 2013 वाला एक्ट है, ये वाला एक्ट है, तो एक्ट की डेट कौन सी होगी जब वो इफेक्टिव हो, वहां से नहीं जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करे, क्योंकि एक्ट तो उस टाइम बन गया था, तो 2013 वाली डेट, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 प्रेसिडेंट वहां साइन करे, जिस एक्ट में जब भी हो साइन करे वहां से। दो चीजें खत्म हो गई। तीसरी डेफिनेशन लॉ क्या होता है, लिखो फिर समझाएंगे। लिखो क्या होता है लॉ। शुरू करें। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स which are recognized, law is the body of principles which are recognized and applied, law is the body of principles which are recognized and applied by the state, law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. शुरू करें समझना इस डेफिनेशन को। लिख लिया सबने, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब इन शब्दों को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द आया यहां पे प्रिंसिपल्स। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो बॉडी का मतलब क्या है, ढांचा। लॉ एक ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। प्रिंसिपल्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या था वहां पे, रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अप्रूव्ड। अच्छा, इसको अप्रूव कौन करती है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द, एंड अप्लाइड है ना वर्ड, अप्लाइड। नेक्स्ट वर्ड था क्या, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंटेड मींस लागू करना। ये किसके ऊपर लागू किया जाएगा, जनता के ऊपर, होल पब्लिक के ऊपर, सबको फॉलो करना है। किसने लागू है, किसने करा है, बाय द स्टेट। यहां पे वर्ड आ रहा है ना स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यहां पे स्टेट वर्ड आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और यहां पे स्टेट के अंदर 5 चीजें आती हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कौन होती है, म्युनिसिपैलिटी हो गई, गांव में जो पंचायत होती है ये सब हो गई। इनके छोटे मोटे खुद के भी लॉ होते हैं ना, वो लोकल बॉडीज। उसके अलावा सीजी, उसके अलावा एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट में कितनी चीजें आती हैं, 5 चीजें। क्या क्या, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब इनका रोल क्या है, जरा समझना डेफिनेशन को। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। स्टेट कौन है यहाँ पे, या तो पार्लियामेंट होगी या स्टेट लेजिस्लेचर होगी। पार्लियामेंट होगी तो उसने इंडिया वाला लॉ बनाया होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगी तो उसने स्टेट वाला लॉ बनाया होगा। अच्छा, और साथ में फिर इनको नीचे क्यों डाला, सीजी और एसजी को, क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाएगी, सीजी, और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाएगी, एसजी। और लोकल बॉडीज को क्यों डाला, क्योंकि इनके गांव में छोटे मोटे पंचायत के खुद भी लॉ होते हैं। तो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, है ना। तो रिकॉग्नाइज किसने करा, इनमें से किसी एक बॉडी ने। अप्लाई किसके के ऊपर किया जा रहा है, होल पब्लिक के ऊपर। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। किस लिए, न्याय पाने के लिए। अब तो मैं समझ आया होगा लॉजिकली कि मैंने सबसे लास्ट में डेफिनेशन क्यों कराई है, क्योंकि पार्लियामेंट का रोल पता है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल पता है, सीजी एसजी का रोल पता है। तो वो पता था तो हमारे को स्टेट शब्द समझना आसान हो गया। हमने तीनों चीजें सीख ली आज की क्लास में। लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है। समाप्त करें आज की क्लास को फटाफट। सबसे पहले लॉ के लिए हमने देखा था कि कौन बनाता है हमारे इंडिया, उसके लिए हमने समझा सर इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन। क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव में 2 बॉडीज आके पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ये सब आते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। और जुडिशियल बॉडीज में क्या आते हैं, कोर्ट्स आते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि सर जब ये लॉ इनको पावर तो दे दी, अब ये लॉ बनेगा कैसे। तो सर बनने के लिए 2 प्रोसेस है, पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग प्रोसेस। पार्लियामेंट का लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट खुद बनाएगी। इसके अंदर प्रोसेस कैसे चलेगा, सबसे पहले बिल होगा, उसके बाद इसको बोथ हाउस पार्लियामेंट से पास कराएंगे, प्रेसिडेंट के साइन कराएंगे, एक्ट बन गया। बनने के बाद इसको ऑफिशियल गजट मीडिया पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद कोई इफेक्टिव डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो
जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस पे, ये कौन बनाएगा? मैं। ये स्टेट लेजिस्लेचर पहले उनकी भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का हेड बनाएगा, उसके बिल को कहां भेजेंगे? बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में। वो कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद, वहां से पास हो गए, किस पे भेजेंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट पे। गवर्नर ऑफ स्टेट ने साइन कर दिया, उसके बाद क्या होगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश करने के बाद कोई डेट बताइए तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। फिर ये खत्म होने के बाद हमने समझा लॉ होता क्या? तो लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद हमने समझा सर दो तरीके के लॉ होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो क्रिमिनल लॉ, मेन एम किसी को कंपनसेशन क्लेम करना है तो सिविल लॉ। फिर हमने समझा सर जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है? तो सर अगर कोई क्रिमिनल मैटर देख रहा है तो मजिस्ट्रेट है, सिविल मैटर देख रहा है तो जज है, और अपर लेवल का मैटर है तो जस्टिस है। फिर उसके बाद हमने एडवोकेट और लॉयर में फर्क समझ लिया। जिसके पास बार काउंसिल की साइनिंग पावर भी है वो एडवोकेट है, अदरवाइज वो खाली क्या है? लॉयर है। आज की क्लास समाप्त। टाटा बाय बाय।